ठीक है प्रमोद, माइक ऑफ कर लो। और कैसे हो संदीप जी? ठीक हूँ सर, ठीक हूँ। तो संदीप भाई भी मेंस लिख रहे हैं, और ये तो होनहार धुरंधर है हमारे। इस बार उम्मीद कर रहे हैं हम एक अच्छी रैंकिंग से राहुल सर से। तो आप लोग, ये हमारे सर है जो बाकी सर कैमरा ऑन कर लीजिए आप। कुछ एक बुक्स आज हम लोग करने वाले हैं जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की है, और मैंने आपको नोट्स तो भेज दिया है इस ग्रुप में पहले से ही। और मतलब राहुल सर के पास और संदीप भाई के पास नहीं पहुंचा है अभी, तो मैं वो फिर से भेज दूंगा बुक्स वाला। मैं फिर से एक बार फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ग्रुप में बुक्स वाला। बाकी और लोग को वेट कर लेते हैं अगर कोई आ रहा है तो। एक बार ना उसको फिर से देख लीजिए राहुल सर आप, वो भेज दिया है मैंने, ठीक है। इसका पीपीटी निकाल लीजिए, मतलब वो पीडीएफ निकाल लीजिए, पीडीएफ खोल लीजिए आप सब लोग। मैं बस एक एक चीजें करवाता जाऊंगा और उनका यूटिलाइजेशन बताता जाऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने खोल लिया होगा। और वो 10 जो थीम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, जो 10 थीम, आई होप कि राहुल सर आपको मैं बताना भूल गया, 10 थीम मैंने इसी की लिखवाई थी। और उन 10 थीम पे हम लोगों को करना क्या है कि कोटेशन कुछ एक लिखनी है, और कुछ एक वैल्यू एडिशन मटेरियल लाइक, उसमें क्या क्या करना था हम लोगों को। थीम थी, कुछ एक कोटेशन थी, उसके अलावा कुछ एक बुक्स थी, और क्या था, और कुछ बताया था ना मैंने, अब मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा डायरेक्ट। हाँ, शॉर्ट स्टोरी कुछ एक तो वो बनानी थी। तो वो मतलब हम लोग फिर से मिल लेंगे एक बार, क्योंकि फिर से बताना थोड़ा सा वो हो जाएगा। मैं उसकी रिकॉर्डेड सेशन भेज दूंगा आपको, तो वो एक बार बना लेना है ना संदीप भाई और आप दोनों। बाकी लोगों को तो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। तो आज वाला बुक वाला जो वो है, मैं आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ। इसमें मतलब 8-10 बुक है, ठीक है। हम लोग को ले दे के इतनी ही बुक करनी है, इसके अलावा कोई नई बुक नहीं करेंगे हम, ठीक है। और हर एक ऐसे में हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 बुक को ऐसा कोट कर सकें। जैसे कि 21 लेसन फॉर द 21 सेंचुरी वाली जो बुक है, यू ऑल नो RRA, ये तो एक ऐसे में अपने को 100% यूज करनी है। इसमें 21 टॉपिक दिए हुए हैं, 21 टॉपिक से बाहर ऐसे आएगा नहीं, तो हम लोग उसमें से एक को कनेक्ट कर ही देंगे कैसे न कैसे, ठीक है। उसके बाद कुछ एक और बुक है जो मैं आप लोगों को मतलब इसमें अभी करवा देता हूँ स्क्रीन शेयर करने के साथ। बाकी कभी कभी ना सीनियर लोगों को पढ़ाते टाइम मेरे को भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो क्षमा कर देना सर, ठीक है। तो शुरू कर रहा हूं मैं। हाँ, आज ओनली बुक वाला सेशन ही हम लोग करेंगे, इसके अलावा कुछ नया नहीं करेंगे, क्योंकि और अब हम लोग ऐसे के बाद इस वीक के एंड के बाद ना हम लोग शुरू करेंगे एथिक्स पेपर 4, और वो हम लोग जल्दी ही शुरू कर देंगे। ये मान के चलिए कि अप्रोक्स हम लोग कल से, प्लान ये है कि कल से हम लोग एथिक्स शुरू कर दें। तो क्या क्या ख्याल है आप लोगों का? अगर किसी को लग रहा है कि सर कल से नहीं करना चाहिए और थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो प्लान तो अभी तक यही है कि कल तक जितने बच्चों का मेंस है उन लोगों को ऑप्शनल के लिए बोला था मैंने कि ऑप्शनल तैयार कर लेना आप लोग। 1 मिनट, मैक्सिमम लोगों का ऑप्शनल तैयार हो चुका होगा अब तक। तो जिनका नहीं हुआ है उनके लिए थोड़ा सा ये कि आपको इथिक्स वाला जो सेशन है जिसमें वैल्यू एडिशन मटेरियल वाला है, हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे। और आपको ना कुछ एक टेस्ट डेली बेसिस पे लिखने पड़ेंगे। अब 10 क्वेश्चन मैं आपको सेलेक्ट करवाऊंगा,
अप्रोक्स 10 क्वेश्चन ना मैं आपको अप्रोक्स सेलेक्ट करवा दूंगा PYQ वाली बुक से, जो मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक रीडर वाली आप लोगों को बुक लेनी है। उसमें मैं 10 क्वेश्चन हर मतलब मान लीजिए अगर हम लोग 3 दिन में मिलेंगे तो 30 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी सेलेक्ट करवा दूंगा एक सेशन में, ठीक है। उसके बाद 3 दिन तक आप मेरे को कंटिन्यूस वो 30 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन का सेट डेली लिख के भेजेंगे, ठीक है। सभी लोगों के लिए ये मैंडेटरी है भाई, मेंस तक, है ना। और इससे फायदा मिलेगा ये 100% मेरी गारंटी है, ठीक है। इसके साथ दूसरा क्या करना है कि कुछ एक डायग्राम और कुछ एक वैल्यू एडेड मटेरियल लाइक एग्जांपल हो गया, कोटेशन हो गई, और जैसे कि कल हम लोग एटीट्यूड की बात एटीट्यूड मान लो हम लोग कल कर रहे हैं जैसे कि, तो मैं आपको क्या करूंगा कि एटीट्यूड के PYQ से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, एक तो वो, उसके बाद उसी सेशन में मैं आपको क्या करवा दूंगा कि एटीट्यूड से रिलेटेड कौन कौन से डायग्राम हो सकते हैं, इंट्रोडक्शन इसका क्या हो सकता है, कंक्लूजन इसका क्या हो सकता है, तो आप उनसे उसी जो मैं चीजें बताऊंगा उसी को उन 5-10 क्वेश्चन में अप्लाई करना है बस। और इसके अलावा आपकी इनोवेटिव थीम अपने अनुसार अप्लाई करते रहना। बाकी मुझे बताया कि यहाँ पे काफी इनोवेटिव लोग हैं तो वो काफी अच्छा कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ये बुक वाला सेशन देखेंगे। इसमें बुक्स आपको पेपर 4 में भी यही बुक्स यूज करनी है। पेपर 4 में भी जैसे मान लो आपका आता है एजुकेशन, कोई फेक न्यूज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, केस स्टडी में फेक न्यूज से रिलेटेड कोई केस स्टडी आ जाती है, तो वहां पे भी अपने को सेम बुक को एज ए वैल्यू एडिशन मटेरियल की तरह यूज करना है। नई बुक कोई भी नहीं करेंगे, इन्हीं को ही ले दे के घुमा फिरा के यूज करेंगे। नाम और उससे रिलेटेड देखो, इस बुक्स में अपन पूरा नहीं देखेंगे कि उसने क्या बोला है, लेकिन अपन इस बुक में ये देखेंगे कि उसने किस चीज के बारे में बात की है और उनका इस चीज में बात करने का पर्पज ओवरऑल क्या था, ठीक है। थोड़ा जल्दी तो नहीं बोल रहा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहली बुक युवाल नोआ हरारे। हमको एक ऐसे में यूज करना है और इथिक्स के पेपर में पक्का यूज करना है, और जहां पे भी यूज हो जाए, पेपर 3 में आतंकवाद से रिलेटेड यूज हो जाए वहां पे करना है। जहां पे अपने को मौका मिलेगा ना चारों पेपर और ऐसे में, वहां हम इसको यूज करेंगे। अब मैं उसके ना जैसे कि वे फॉरवर्ड आ गया, अब 21 लेसन फॉर 21 सेंचुरी, इसमें इन लोगों ने मान लो आतंकवाद के बारे में, मान लो पेपर 3 में आतंकवाद भी क्वेश्चन आ जाता है, तो अपन उसका कंक्लूजन में ये डाल सकते हैं कि भाई वे फॉरवर्ड में हम लोग ये डाल सकते हैं कि आतंकवाद को अगर हमको जड़ से समाप्त करना है तो उसको पब्लिसिटी मत दो। और युवाल नोआ हरारे अपनी इस बुक में यही कहता है कि अगर आपको आतंकवाद को समाप्त करना है तो उसको पब्लिसिटी बिल्कुल मत दो, और वही उसमें न्यूजीलैंड वाला क्राइस्टचर्च वाला केस स्टडी डाल देंगे, ठीक है। और इसमें यह कहता है कि आतंकवाद का ओवरऑल पर्पज क्या है, ये वाला एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं मैं पहले। आतंकवाद का ओवरऑल पर्पज क्या है कि सरकार को गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करे, अपनी मांगे मनवाने के लिए हिंसा का प्रयोग करते हैं। तो उस हिंसा को अगर हम उनको पहचान ही नहीं देंगे, अब हम उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, तो उनका ओवरऑल पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। और हमको पर्पज डिफीट करना है, ना कि हमको मास लेवल पर। अब यहाँ पे ना 2 टाइप के अप्रोच वहां पे यूज कर सकते हो, एक तो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है और एक स्टेट बेस्ड अप्रोच है। स्टेट बेस्ड अप्रोच कहती है कि स्टेट की सुरक्षा प्राइमरी फेसिया है, और वहां पे राज्य की सुरक्षा के लिए हमको किसी की हत्या करनी पड़े तो हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट कहता है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच कि वो भी ह्यूमन है और उसको सुधरने का एक मौका दिया जाए। ये बात अलग है कि उसको इतनी पब्लिसिटी मत दो और उसको इस तरीके से सप्रेस करो कि मार्केट में उसका मतलब बाजार में उसको या लोगों को उसका पता भी ना चले और उस समस्या का समाधान भी कर सके। तो ये दोनों वे फॉरवर्ड में हम लोग इसको ऐड करके, इस बुक को ऐड करके, अगर आपके पास कंटेंट का इश्यू तो इस बुक को और राइटर को ऐड करके कंक्लूड यहाँ पे कर सकते हैं। अगर निबंध में भी इससे रिलेटेड कुछ आता है तो अपन इसको ऐड कर सकते हैं। आई होप कि ये मैंने क्लियर कर दिया कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ठीक है। अगला हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की। 21 लेसन फ्रॉम 21 सेंचुरी में युवाल नोआ हरारे कहता है कि भाई इंटरनेट ना एक नया वो एस्पेक्ट लेगा। अब यहीं पे जैसे ही इंटरनेट की बात आती है, युवाल नोआ हरारे हो गए और एक एल्विन टफलर हो गए। एल्विन टफलर की बुक का नाम है द थर्ड वेव, देखो यहाँ पे है एल्विन टफलर द थर्ड वेव, इनकी बुक का नाम है। थर्ड वेव में एल्विन टफलर कहते हैं कि अभी तक जो 3 क्रांति आई हैं अब तक, पहली क्रांति थी जो औद्योगिक क्रांति थी, दूसरी क्रांति थी जो फिर से इंजन वाली, जो जिसको मशीनरी वाली बोलते हैं, और तीसरी क्रांति है ये जो हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो औद्योगिक क्रांति है, सॉरी
भाई साहब बहुत असर पड़ता है सर सीनियर लोगों को पढ़ाने का। भूल जाता हूँ मैं आपकी शक्ल देखते देखते। ठीक है सर, है ना, कोई बात नहीं, इतना चला लेना। ठीक है, द थर्ड वेव की बात कर रहा हूँ मैं। द थर्ड वेव, एल्विन टफलर कहता है कि जो तीसरी औद्योगिक क्रांति है ना, उसमें हम लोग बात करेंगे किसकी, कि भाई ये नवीन टेक्नोलॉजी औद्योगिक मतलब सूचना क्रांति है, इसमें भारत के पास सबसे अच्छा मौका है और उसका जो लीडर होगा ना वो इंडिया होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पे अगर इंडिया की बढ़ाई करनी हो, आपको इंडिया के बारे में धुआंधार तारीफ करनी हो, तो एल्विन टफलर थर्ड वेव वहां पे यूज करो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जहाँ पे भी यूज आ जाए, सर्विस सेक्टर की बात आ जाए, एल्विन टफलर को यूज करना है अपने को। किसी भी कहीं पे भी क्वेश्चन आए अपना, ऐसे में आए, पेपर 2 में आए, पेपर 3 में आए, जहाँ पे भी आए, आपको जहाँ पे भी यूज करना हो। ठीक है, फिर से हम लोग इस बुक पे आ जाते हैं, बिग डेटा की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हाँ, बिग डेटा के लिए 2 बुक है इनकी, युval नोआ हरारे की। एक तो होमो डुअस है और एक 21 लेसन है। होमो डुअस को अगर आपने एक ऐसे में होमो डुअस 21 लेसन यूज कर ली और आपको लगता है कि मेरे को कोई बुक याद नहीं आ रही या मेरे को कोई राइटर याद नहीं आ रहा, तो इनकी ही दूसरी बुक का नाम है होमो डुअस। ठीक है, होमो डुअस का मतलब है कि होमो सेपियंस इनकी बुक का नाम होगा, आपको पता होगा कि पहले हम सेपियंस थे, लेकिन हम लोगों को टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांस कर दिया कि हम लोग खुद को मैनिपुलेट कर सकते हैं, खुद का फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी बात करता है होमो डुअस में। ठीक है, तो उसको हम लोग होमो डुअस में ये कहते हैं कि भाई देखो, होमो डुअस ना, एक तो होता है नॉर्मल लाइफ, ठीक है, एक होती है मिंटोस जिंदगी। मिंटोस जिंदगी मतलब नॉर्मल जिंदगी में हमारा भगवान सब कुछ होता था, ठीक है, धर्म सब कुछ होता था। लेकिन अब क्या होगा, डेटा नया रिलीजियन बन जाएगा, क्योंकि जो भी हमको काम करना होगा, जो भी हमको इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, वो हम डेटा से ही निकाल पाएंगे। जैसे फेसबुक के कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला मुद्दा यहाँ पे डाल सकते हो आप, मीडिया पे जैसे आता है, दोनों एस्पेक्ट डाल सकते हो, होमो डुअस, कैम्ब्रिज एनालिटिका और बिग डेटा। ठीक है, फिर से इंटरनेट आपस में, हाँ, ये कहते हैं कि इंटरनेट ने ना ह्यूमन को आपस में इतना कनेक्ट कर दिया है कि जो सामाजिक दूरियां थी वो कम हो गई है, और उसने एक तरीके से ग्लोबल विलेज का जो कंसेप्ट था उसकी बात करते हैं ये। ठीक है, और दूसरा इससे क्या होगा, इंटरनेट से होने से कि ज्यादा काफी सारी चीजें जो हम लोग जैसे एशिया वाले कंट्रीज थे, चाइना, इंडिया, वो क्या थे, श्रम आधारित थे, लेकिन श्रम आधारित अब नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि लेबर की जगह ह्यूमन 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 मानव श्रम की जगह क्या हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी उसको रिप्लेस कर देगी। और जो लो एक्सपर्टीज वाले क्षेत्र हैं उनमें क्या रहेगा, ह्यूमन को रिप्लेस कर देगी टेक्नोलॉजी। और वहां पे बात करेंगे, फिर यहाँ पे ये बात करेंगे ट्रॉली सिद्धांत की, कि रोबोट ही ह्यूमन की जगह ले लेगा कम लो उसमें, और फिर वहां पे क्या हो जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी। और जैसे ही बेरोजगारी पे अगर मान लो आपको कुछ लिखना हो, फिर से आपको ये बुक याद आ जाएगी। नॉलेज बेस इकोनॉमी पे आ जाएगा, फिर आपको ये बात आ जाएगी, ये बुक काम आ जाएगी। ठीक है, अब आपको मैंने ब्लॉक बनवाए थे, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, वहां पे ब्लॉक बनवाए थे एक एक। ठीक है, जहां पे भी आपको कंटेंट की कमी लगे कि भाई मेरे को इसमें कोई रियल लाइफ एग्जांपल नहीं दिख रहा, तो वहां पे जैसे ही टेक्नोलॉजी पे आए, बिग डेटा पे लिख दो, युval नोआ हरारे को कोट कर दो, अगर आपने अभी तक कोट नहीं किया है। जैसे ही नॉलेज बेस इकोनॉमी की बात आए, युval नोआ हरारे को कोट कर सकते हो इकोनॉमी वाले सेक्शन में। ठीक है, और ये कहते हैं कि सस्ता श्रम जो एशिया में था उस पर खतरा आ जाएगा और उनको फिर आजीविका का संकट आ जाएगा, और उनकी आजीविका का संकट अगर हमको समाप्त करना है तो हमको उनकी सोशल सिक्योरिटी को बेटर करना होगा, और सोशल सिक्योरिटी के लिए फिर आएगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाला कंसेप्ट। जहां पे भी इस चीज की, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा की बात आ जाए पेपर 2 में, सोशल सिक्योरिटी वाले एस्पेक्ट में, वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इस वाले सेक्शन को। देखो चीज एक ही रहेगी, हमको घुमा फिरा के मल्टी जगह, मतलब अलग अलग जगह पे उसी चीज को घुमा फिरा के यूटिलाइज करना है। लास्ट ईयर शायद मैंने इस तरीके से नहीं बताया था आपको, ठीक है, लेकिन इस बार हम लोगों को इसको अलग अलग जगह यूटिलाइज करेंगे, एक ही चीज को अलग अलग जगह यूटिलाइज करेंगे, और वही बेटर रिजल्ट देगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें हम लोग रोट लर्निंग नहीं कह सकते। और इसी की बात करते हैं ये युval नोआ हरारे, कि रोट लर्निंग का जमाना चला गया। और मैंने उस दिन आपको जिम मॉरिसन का एक कथन बताया था कि 21वीं सदी में, सॉरी, एल्विन टफलर का एक कथन बताया था कि 21वीं सदी में वो अनपढ़ नहीं होगा जो पढ़ नहीं सकता, अनपढ़ वो होगा जो सीखा नहीं जाए ये नहीं पाएगा,
जो ये नहीं जान पाएगा कि सीखा कैसे जाता है। तो रोट लर्निंग की जगह स्मार्ट लर्निंग का जमाना आ गया। और डिसइंफॉर्मेशन, जैसे ही अब आपको मान लो ये वाला एस्पेक्ट एजुकेशन का आ गया, अब जैसे ही एजुकेशन की आई, एल्विन टफलर आप यूज कर लोगे, उनका वो स्टेटमेंट, ठीक है। अब फिर से युval नोआ हरारी के एजुकेशन वाला एस्पेक्ट कवर कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना एक पेपर में एक बार ही यूज करना। ये नहीं कि इसके 21 एस्पेक्ट है, 21 एस्पेक्ट पे एक पेपर 3 में मान लो इस पे भी आ गया, रोजगार पे आ गया, मान लो आतंकवाद पे आ गया, शरणार्थी पे, तीनों में युval नोआ हरारी वो भी पढ़ के ये युval नोआ हरारी ने किया क्या क्या है वो नहीं करना भाई, ठीक है। तो उसको एक पेपर में एक बार ही यूटिलाइज करना है, चाहे ऐसे का हो, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, लेकिन ये हर पेपर में यूज आएगा ये पर्सन ऐसा है। और ये आपको मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है, तो इसमें हर एक टॉपिक लिखा हुआ है जिसके बारे में इसने बोला है, ठीक है। अगला अगर मैं एनवायरमेंट की और डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करूं, ठीक है, तो ये कहता है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग कोई लोकल समस्या नहीं है, मतलब कोई नेशनल समस्या नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए आपदा है, और इसके समाधान भी ग्लोबल होने चाहिए, ठीक है। और इसके लिए ना एक कीवर्ड है, ग्लोबल प्रॉब्लम लोकल सॉल्यूशन, ऐसे करके एक कीवर्ड है कि छोटे स्तर पर ही आपको समाधान करने पड़ेंगे, तभी आप एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हो, ठीक है। तो अब इन्होंने ना एक कीवर्ड यूज किया है, इकोलॉजिकल सीरियल किलर, ह्यूमन एज ए इकोलॉजिकल सीरियल किलर। होमो सेपियंस एज ए इकोलॉजिकल सीरियल किलर का ये अपने आप में एक कीवर्ड हो जाएगा। जहां पे भी आप एनवायरनमेंट में यूज करो, जहां पे भी आपको कंक्लूजन यूज करना हो, अब एनवायरनमेंट का आपको मान लो कंक्लूजन करना है, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। मानव को आज इकोलॉजिकल सीरियल किलर से आगे जाकर पर्यावरण सुरक्षा, वसुधैव कुटुंबकम, जो भी आप लिखना चाहते हो कीवर्ड, एनवायरमेंटलिस्ट या जो भी आपको एक कीवर्ड मिल रहा है अच्छा सा, उसमें कन्वर्ट करने की बोल दो कि वो करने की जरूरत है। तो अपने आप में कंक्लूजन में दोनों कीवर्ड भी हो गए और ये चीज भी हो गई। और उससे अच्छा युval नोआ हरारी को कोट कर दो कि ह्यूमन इकोलॉजिकल सीरियल किलर से ये अच्छा बनने की जरूरत है। तो एनवायरमेंट वाले का कंक्लूजन हो गया। आई होप कि इतना क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यस सर। आगे चले, मतलब इतना समझ में आ रहा है ना जितना बता रहा हूँ, क्या गड़बड़ लग रहा है राहुल सर? ये इकोलॉजिकल सीरियल किलर वाला फिर से बताना है। देखो हम क्या कर रहे हैं, इस कंसेप्ट को मैं पूरा डिटेल से ऐसे करता हूँ। देखो हम लोगों ने क्या किया, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि प्रदूषण इतना बढ़ गया कि हम लोगों को जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, जो कार्बन फुटप्रिंट है हमारा बढ़ गया है। इस वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर मतलब जो जलवायु परिवर्तन है उसकी दर में वृद्धि हो गई। एक तो नेचुरल रेट होती है, नेचुरल दर से वृद्धि होती है, लेकिन एक हायर रेट से इकोलॉजिकल चेंज हो रहा है, मतलब पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है या जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो उसमें ह्यूमन क्या कर रहा है, एज अपना कंट्रीब्यूशन कैसे कर रहा है, ह्यूमन ही तो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इसमें, वन ऑफ द। तो वो क्या कैसे काम कर रहा है, एज ए इकोलॉजिकल सीरियल किलर। लेकिन इकोलॉजिकल सीरियल किलर से क्या बनने की जरूरत है, ईश वास्यमिदम सर्वम, गांधी जी का कोट, दोनों कनेक्ट हो गए। युval नोआ हरारी के इकोलॉजिकल सीरियल किलर से हमको ईश वास्यमिदम सर्वम की ओर अग्रसर होना है कि हर एक पौधे में, हर एक जानवर में, हर एक कण कण में ईश्वर है। तो उस तरीके से हमको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो उस तरीके से हम इकोलॉजिकल सीरियल किलर से हम लोग एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने में योगदान दे सकते हैं। तो एज ये कीवर्ड हो जाएगा दोनों में। तो इसको हम लोग कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, अगर पेपर 3 का क्वेश्चन है। अगर निबंध में है तो ये अपने आप में दोनों एक कोटेशन की तरह यूज हो जाएगा और दोनों को अंडरलाइन कर सकते हैं। या आप कुछ और भी सोच सकते हो जो अच्छा कीवर्ड हो, मेरे को अगर इंग्लिश का नहीं आ रहा है तो। अब थोड़ा क्लियर हो पाया? हाँ ब्रदर। ठीक है।
बाकी ना फिर से मैं अलग से अगर कुछ और रहता है तो फिर मैं फिर से आपसे मिलके मैं करवा दूंगा सर। ठीक है, अगला बात करते हैं हम एजुकेशन वाले की हम लोग बात कर चुके हैं, एजुकेशन में हम लोग कैसे यूज करने हैं वो बात कर चुके हैं। अगली बात करते हैं फेक न्यूज की। फेक न्यूज हम लोगों ने एक मीडिया पे निबंध देखा था लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि कैसे कैसे कीवर्ड यूज कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो वहां अब युवाल नोआ हरारे कहता है कि हमारा दिमाग ना स्टोरी के रूप में वो करता है, प्रोसेस करता है चीजों को। स्टोरी के रूप में प्रोसेस कैसे करता है कि हम लोग ना एक लीनियंट वे में नहीं सोचते, या अगर हमको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है ना हम उसको दिमाग में नहीं रख सकते, लेकिन जैसे ही हमको कोई चीज मिलती है ना कहानी के रूप में तो वो हमारे दिमाग में घुस जाती है। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ कि भाई एक बच्चा है, वो क्या करता है, उसको अगर हम नॉर्मल सिखाएंगे कै खे गए तो वो नहीं सीखेगा, लेकिन हम उसको सिखाएंगे कि कै फॉर कबूतर, तो उसको कबूतर दिखेगा और वो उसको दिमाग में कहानी बनाएगा कुछ ना कुछ, तो उसको कै याद हो जाएगा। ऐसे तो हमने ABCD सीखा ना, कै खे गए ऐसे ही सीखा, तो वो उसी की बात करते हैं। और पोस्ट ट्रूथ एरा मैंने आपको बताया था कि पोस्ट ट्रूथ एरा का मतलब है कि जो सत्य है ना उसको जो झूठ है उसको कहानी के रूप में पिरोकर ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि वो सत्य नजर आए, मतलब सच नजर आए 100%। तो उसी की बात करते हैं ये कि अटेंशन इकोनॉमी हो गया है, मतलब अटेंशन सीकर हो गया मीडिया। अटेंशन सीकर मीडिया अपने आप में एक कीवर्ड हो गया, पोस्ट ट्रूथ एरा अपने आप में एक कीवर्ड हो गया, ये येलो जर्नलिज्म अपने आप में कीवर्ड हो गया। जहां पे ये आए और वैसे हमको यूज करना है फेक न्यूज के बारे में, मीडिया के बारे में आए तो कि भाई अटेंशन सीकर मीडिया हो गया है, और इसके समाधान के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको एक ऐसे समाधान लाने पड़ेंगे व्यापक जो ह्यूमन को अपने मीन से जो मीन। दूसरा मैं इसको पूरा कंप्लीट करता हूँ एक बार, ठीक है। जो उन्होंने अपनी बुक में कहा, इन्होंने कहा कि आपने पेप्सी का एड देखा होगा, ठीक है। पेप्सी से जनरली मैं इसको पहले वो कर देता हूँ, फिर मैं जो बता रहा था उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। कहानी के रूप में ये दर्शा रहे हैं, तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि पेप्सी का मान लो हम लोग ऐड देखते हैं, ठीक है। पेप्सी के ऐड में हम लोग देखते हैं तो वो बताते हैं कि ये क्या होती है कि एनर्जी बूस्ट होती है, या कुछ एक्स वाई थम्स अप का आपने ऐड देखा होगा कि कैसे सलमान खान दुनिया बदलने को तैयार होता है। ठीक है, तो वैसे ही, लेकिन सच्चाई क्या है पेप्सी और थम्स अप वगैरह की, कि ये हमारे बहुत सारी बीमारियों का कारण है। लेकिन हम कहानी को कैसे प्रस्तुत करते हैं, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पी लो, ठीक है। एक आदमी जा रहा है कहानी के रूप में और उसको डर लगता है, 5 गुंडे उसको पीट रहे होते हैं, जैसे वो माउंटेन ड्यू पीता है 4-5 को कूट देता है। कहानी बन गई ना अपने आप में, बनी कि नहीं कहानी? तो वही कहानी को एज ए झूठ की तरह प्रस्तुत किया, उसने उसके हिडन चीज को बताया नहीं कि इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है। तो वही है पोस्ट ट्रूथ एरा, येलो जर्नलिज्म, उसी के एग्जांपल है, और इसको बोलते हैं नॉलेज इल्यूजन। ठीक है, और इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या हो रहा है कि इसका ओवरऑल इंपैक्ट ये हो रहा है कि हम भौतिकवादी होते जा रहे हैं, और हमारी जो लाइफ की मीन है, जो लाइफ का गोल है, वो मिनिमाइज होता जा रहा है, छोटे होते जा रहे हैं। मेरे को आज उसका मर्डर करना है, बस यही मेरी लाइफ का गोल है। मेरे को बड़ा डॉन बनने का, यही मेरी लाइफ का गोल है। ये आपकी बात अलग है कि आप IAS बनना चाह रहे हो, सोसाइटी को सर्व करना चाह रहे हो, तो ये आपका वाइडर मीन हो गया। लेकिन आप जैसे बहुत सारे लोग नहीं है, मेरे जैसे लोग इसीलिए रहते हैं कि आज का खाना मिल गया, ठीक है आज खा के सो जाएंगे। तो मेरे जैसे लोगों का लाइफ मीन मिनिमाइज हो गया, ठीक है। तो इसका ओवरऑल फेक न्यूज का ओवरऑल मीनिंग क्या निकल रहा है कि मीन है वो ही एक तरीके से नेरो होता जा रहा है। तो अगर फेक न्यूज पे लिखना हो और फेक न्यूज का नेगेटिव एस्पेक्ट लिखना हो, या मीडिया के बारे में कुछ लिखना हो निबंध में, तो हम लोग युवाल नोआ हरारे को कोट कर सकते हैं इस कहानी के थ्रू, या कोई भी एग्जांपल इसको दे सकते हैं यहाँ से। अब आपको मान लो निबंध लिखना है, देखो मैंने कहानी बताई आपको, ठीक है। अब आपको इसको कैसे यूटिलाइजेशन करना मैं बताता हूँ। अब आपको मान लो कोई भी निबंध लिखना है, मीडिया के बारे में लिखना हो मान लो, और मीडिया की मान लो करप्ट मीडिया के बारे में लिखना हो, या कोई भ्रामक एड के बारे में लिखना हो, या उपभोक्ता जागरूकता के बारे में मान लो ऐसा कोई निबंध आ जाता है कुछ भी, ठीक है। तो आप ये डर के आगे जीत वाली कहानी को एज ए रोचक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हो इंट्रोडक्शन में। ये शॉर्ट स्टोरी हो जाएगी अपने आप में, और फिर उसको कनेक्ट कर देना किससे, युवाल नोआ हरारे से, और उसकी बुक को ऐड कर देना, और बाद में फिर फ्लो बना देना क्वेश्चन मार्क लगा के। वो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं। इतना क्लियर है?
यस सर। आगे चले अब। यस सर। ठीक है, अगला अगला जो मुद्दा होता है वो है शरणार्थी का। आज विश्व में जैसे कि रोहिंग्या शरणार्थी वाला हो गया, ठीक है, वो बीडी यूपीएससी के प्रीलिम से 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, बीडी वाला, ये सूडान वाला, ये फिर से शरणार्थी वाला इश्यू है। तो इस समस्या को भी इन्होंने उठाया है और इसको, इस समस्या का समाधान की उन्होंने अपेक्षा की। देखो इस बुक में ना मैक्सिमम 21 तरीके की समस्याओं की बात की है इन लोगों ने, ठीक है, और उन समस्याओं का समाधान किस तरीके से किया जाए, उस समस्या को समाधान आपको खुद, मतलब आपको जो भी लगता है ना कि भाई ये समस्या का समाधान है, वो आप प्रस्तुत कर देना, आपको जो भी लगता है, और उसको कोट कर देना, युवाल नोआ हरारे ने बताया। तो आपकी बात की ऑथेंटिसिटी हो जाएगी। और युवाल नोआ हरारे कोई भगवान तो है नहीं भाई, ऐसे समझना। उसने भी कुछ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से ही सॉल्यूशन बताए होंगे, ठीक है, जैसे कि आपसी देशों को समझौते के साथ उस समस्या का समाधान करना चाहिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट काउंसिल है उसके कानूनों का अनुपालन किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ तो उसने बोला ही होगा। या तो सॉल्यूशन में डाल दो या समस्या में डाल दो, जहां पे भी आप इसको डालना चाहो वहां पे डाल सकते हो। अगला वो बात करते हैं नेशनलिज्म की, अंधे राष्ट्रवाद की, ठीक है। ये कहते हैं कि ग्रेट पावर वर्क लाइक ब्लैक होल। लाइक इन्होंने यूएस के लिए कमेंट किया, यूएस के, चाइना और रशिया के लिए। इन्होंने बोलता है कि अब इस कीवर्ड को ना आप आईआर में यूज कर सकते हो। और कोट किसको करना है? अपने को इसी को कोट करना है जब अपने को उन देशों की बुराई करनी हो, जैसे इंडिया यूएस रिलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब को हमको उसमें वहां पे एक नेगेटिव पॉइंट डालना है, आलोचनात्मक क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पे अपने को बस ये वर्ड डालना है, और कि विश्वसनीय नहीं है उनके साथ समझौते। उन्होंने कल हमारे साथ समझौता कर लिया, पता चले परसों माने ही ना, तो ये अपने आप में कीवर्ड हो जाएगा, और वहां पे इसको कोट कर देना, अपना काम हो गया। उसको एक नई लाइन में मिल जाएगी, और नॉर्मल एस्पिरेंट ने इसको यूज नहीं किया होगा। तो ये थी युवाल नोआ हरारे की कुछ एक बुक्स, उनको कैसे यूटिलाइज करना है चारों पेपरों में और निबंध में। अब ये आईआर वाला सेक्शन आपको निबंध में लिखना है। जैसे कि एक निबंध आया था, आप अपने दुश्मन बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। वहां पे आईआर वाला सेक्शन आप वहां पे लिखोगे उस निबंध में, तो वहां पे इस एस्पेक्ट को लिख सकते हो। तो ये थी होमो 21 लेसन फॉर 21 सेंचुरी, युवाल नोआ हरारे, 21वीं सदी की समस्या और उनके समाधान आप अपनी तरफ से कुछ भी डाल देना, आपको बुक और एक कोटेशन डालनी है। मैक्सिमम चीजें मैंने कवर कर दी। इतनी इसके अलावा मतलब वो अपने काम से, अपनी मतलब यूपीएससी के लिहाज से रेलिवेंट नहीं थी इस बुक में जो चीजें थी। तो आगे बढ़े सर। संदीप भाई। हाँ सर। हाँ, मतलब ठीक है या फिर और कुछ सुधार करें अभी? हाँ, बढ़ो। ठीक है, अगला है होमोडुअस वाला, ठीक है। होमोडुअस अगली बुक है। होमोडुअस की अगर मैं बात करूं, होमोडुअस सेम होमोसेपियंस से होमोडुअस तक की कहानी है। इसमें बोलते हैं कि इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। एक तो धर्म के बारे में जहाँ पे भी क्वेश्चन आए, ठीक है। अगला है रिलीजन वाला, और दूसरा है होमोडुअस मतलब डेटा के बारे में, टेक्नोलॉजिकल इंटरफेरेंस के बारे में, कि भाई तकनीक ने हम लोगों को इतना एडवांस बना दिया है कि जो हमारे परंपरागत चीजें थी उनको हम छोड़ के हम आगे बढ़ गए हैं। हम अपना जो तकदीर है वो खुद लिखने लग गए हैं। जैसे कि ये कहते हैं कि भाई जो मध्यकाल था तब तक हम लोगों को कौन डिराइव करता था? धर्म डिराइव करता था। धर्म बताता था कि हमको करना क्या है, ठीक है। लेकिन 21वीं सदी के बाद 20वीं और 21वीं सदी में उसकी जगह तकनीक ने ले ली, क्योंकि हम तकनीकी रूप से इतने आधुनिक हो गए कि जिन चीजों का हमको पता नहीं था उनको हम ईश्वर पे टाल देते थे पहले। लेकिन अब मैक्सिमम चीजें हमको पता हो गई है, और उन्हीं से हम अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बिग डेटा एज ए न्यू ऑयल की भी कंसेप्ट की बात की जाती है कि बिग डेटा क्या हो गया कि नया ऑयल हो गया है। बिग डेटा से हम लोग क्या पता नहीं कर सकते। फेसबुक पे हम जाएंगे, हमने कब किस चीज को लाइक किया है, किस चीज को हम लोगों ने शेयर किया है, तो उसको सारा पता होगा, हम भले से भूल गए हो। लेकिन जैसे ही वो एक जगह एनालाइज होगा तो उसको पता लग जाएगा कि इस आदमी को कांग्रेस पसंद है, इस आदमी को बीजेपी पसंद है, इस आदमी को ऐसे कपड़े पसंद है, इस आदमी को इस टाइम पे ये खाना पसंद है, उसको सब कुछ पता होगा।
और उसी हिसाब से हमको पर्सनलाइज एड हमको सर्व होंगे और उन्हीं चीजों को हम सप्लाई डिमांड का गेम सर्व होगा। ठीक है, तो ये कहते हैं होमोडुअस में कि हम लोग हमारी चीजों को अपने अनुसार उसको बना सकते हैं या हमारे अनुसार उसको ढाल सकते हैं और ये ही होमोडुअस होगा। और दूसरी ये बात करते हैं कि जैसे मान लो कोई भी इनोवेशन के बारे में क्वेश्चन आता है, इनोवेशन के बारे में जहां पे भी आता है, तो इनोवेशन जब भी हम लोगों ने इनोवेशन किया है हमारी आवश्यकता होती है। लाइक कोविड-19 का हम लोगों ने वो किया, कोविड-19 के टाइम हम लोगों ने पहली बार आरएनए डीएनए वैक्सीन को अनुमति दी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अनुमति नहीं दी थी। लाइक प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो लोग परेशान, मतलब जिन लोगों को घाव हो गए थे, उनकी समस्या समाधान के लिए प्लास्टिक सर्जरी का यूज किया था। लेकिन आज वो क्या यूज आ रहा है? आज वो आ रहा है कि जो लिप है या जो कोई भी बॉडी पार्ट है उसकी सर्जरी करवाने के लिए, उसको सुंदरता दिखाने के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों आई थी? कि वो इसलिए आई थी कि लोगों के जो जीन की समस्या है, जिन लोगों में जेनेटिक रोग है, उन समस्या को समाधान कर सके। लेकिन आज क्या हो रहा है? डिजाइनर बेबी हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का अति यूज एक हमको नकारात्मक एस्पेक्ट दर्शाता है, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो टेक्नोलॉजी वाले एस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे फ्री विल की बात करते हैं। फ्री विल आपको पता ही होगा कि हर एक आदमी का फ्री विल होता है, फ्री विल होना चाहिए, उदारवाद कहता है। और उदारवाद में ही इतनी तकनीक का विकास होना संभव हो पाया है और उसी से ह्यूमन को होमोडुअस तक बना दिया, होमो सेपियंस को होमोडुअस तक की यात्रा में उदारवाद का एक बड़ा रोल। और इससे क्या हुआ है कि जो हमारी परंपरागत संस्कृति है उसका विनाश हो गया है। जो हमारे परंपरागत मूल्य थे वो खत्म होते जा रहे हैं। हम ईश्वर में विश्वास करते तो वो हमारी आस्था खत्म होती जा रही है। हम तकनीक के गुलाम होते जा रहे हैं। अगर इन सारी चीजों के बारे में जब भी आपको लिखना हो तो यहाँ पे वो यूज कर सकते हो। जैसे लास्ट ईयर 2021 में एक निबंध आया था माया और भौतिकतावाद से रिलेटेड, कि अति किसी की भी अच्छी नहीं है। तो वहां पे भौतिकतावाद का जो नेगेटिव एस्पेक्ट थे वो यहाँ से दर्शा सकते थे। हम लोग इस बुक को कोट करते और इस चीज को दर्शा सकते थे ताकि हम लोग उसका नेगेटिव एस्पेक्ट दर्शा सकते थे। वहां पे फिर बाद में बैलेंस कर सकते थे। हाँ, तो इसमें कुछ एक चीजें तो नहीं बची। ठीक है, इसमें इतना ही है। एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच की बात और की जाती है कि ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच और जो पूंजीवाद है, इन दोनों ने मिलके धर्म की जो धारणा थी उसको तकनीक में, मतलब तकनीक पे आधारित बना दिया। जो धर्म की धारणा थी उसको धर्म पर आधारित। बस यही इसका एक एस्पेक्ट है, बाकी कुछ रहा तो नहीं होगा। ये कुछ एक ये है कि पहले हम लोग भगवान के भरोसे युद्ध नहीं करते थे। बहुत सारी समस्याएं हुआ करती थी, जैसे प्लेग हो गया, बहुत सारी समस्या, और उसमें हम लोग ईश्वर को दोषी मानते थे। लेकिन अब हम क्या हो गए हैं कि ईश्वर को दोषी नहीं मानते, हम तकनीक पर निर्भर हो गए। हम हमारी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। लाइक बहुत सारा कोविड-19 प्लेग के टाइम उसका समाधान हम नहीं कर पाए थे इतना अच्छा जितना हम लोगों ने कोविड-19 के टाइम किया। ठीक है, तो उसी की बात करते हैं। और 1945 के बाद युद्ध नहीं हुआ, और वो क्यों नहीं हुआ? पहले हम लोग युद्ध क्यों नहीं करते थे? या ईश्वर के या धर्म के लिए हम लोग युद्ध करते थे कि हमारा धर्म को प्रसार करेंगे, हमारा ईश्वर की वो करने के लिए बहुत सारे युद्ध हुए। लेकिन 1945 के बाद जैसे ही परमाणु हथियार का निर्माण हुआ वैसे ही युद्ध शांत हो गई। अब ये टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट इस बुक के थ्रू दर्शा सकते हैं टेक्नोलॉजी वाले एस्पेक्ट में। ठीक है, इसको हम लोग भौतिकवाद और जो परंपरागत भारतीय दर्शन है उसमें भी तुलना करने के लिए इस बुक को दर्शा सकते हैं। इथिक्स में यूज हो जाएगी, पेपर 3 टेक्नोलॉजी वाले में नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाने के लिए इसको यूज हो जाएगा, और निबंध में तो यूज हो ही जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके अलावा ना एक चीज की बात और ये करते हैं कि भाई ह्यूमन है ना, आप नोट डाउन करते जाना इसके अलावा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना मेरे को नई नई याद होती जा रही है। मैंने इन पेपर्स में नोट किया हुआ है, एक मिनट में निकाल लेता हूँ। हाँ, इसमें ना एक एस्पेक्ट ये था कि जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका एक टाइम के बाद ना जो लाभ है वो कुछ सर्टेन लोगों को ही मिल पाता है।
क्योंकि जैसे कि जिन लोगों की इनकम ज्यादा होगी वही अपने डिजाइनर बेबी को वो कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो ये असमानता है उसके अंतर को भी बढ़ाता जा रहा है। अब जैसे असमानता के बारे में क्वेश्चन आया तो आप यहाँ पे इस एस्पेक्ट को कवर कर सकते हो कि भाई होमोडुअस और होमोसेपियंस दोनों के अंतर है ना वो बढ़ता जा रहा है, और उसका कारण क्या है? टेक्नोलॉजी। तो इस एस्पेक्ट को भी आप कवर कर सकते हैं। और दूसरा ना एक एस्पेक्ट और है कि भाई हमारे पास जो संसाधन है वो तो लिमिटेड है, ठीक है, और एनर्जी है वो भी लिमिटेड है, लेकिन हमारे पास जो आइडियाज है ना वो इनोवेटिव बनते जाते हैं। जैसे ही आपके बारे में आइडियाज के बारे में कोई एस्पेक्ट आता है, एनर्जी के बारे में आता है या संसाधन के बारे में आता है, तो वहां पे आप तीनों में इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं कि हम जो इनोवेटिव आइडियाज है उसी एनर्जी को और उन्हीं संसाधनों को किन विभिन्न तरीकों से अपने यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ह्यूमन की वो जो क्षमता थी उसको टेक्नोलॉजी ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। इतना क्लियर है भाई? 2 बुक क्लियर कर दी, इनको यूज कैसे करना है वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। अगर कोई और यूटिलाइजेशन आपको लगता है कि यहाँ यूज कर सकते हैं तो आप माइक ऑन करके बता सकते हो। यहाँ पे सभी लोग उस स्थिति में हैं अब कि वो शेयर कर सके अपने आइडियाज। आई होप कि मैंने 40 मिनट का सेशन बोला था और 40 मिनट हो गए, लेकिन बुक हुई है दो। हाँ, आप बता सकते हैं अगर आपको लगता है कि और कोई नए इनोवेटिव यूज कर सकते हैं तो मेरे को भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी और बाकी लोगों को भी। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अरे यार, इतने ज्ञानी लोग इधर बैठे हैं और कोई बोल नहीं रहा। आशुतोष, आशुतोष लाइब्रेरी में। ठीक है, चले फिर आगे चले। ठीक है, अगला है इंडिया बियॉन्ड 2020। ये किसकी बुक है आपको पता ही होगा इनके बारे में तो। अरे यार, इतना भी बोरिंग नहीं पढ़ा रहा कि कोई बोलना ही नहीं चाह रहा। सर पढ़ाते रहो आप। अच्छा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं कुछ एक बुक्स जो नोट्स है वो ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा था कि हाँ ठीक है। इंडिया बियॉन्ड 2020। ठीक है, एक थिंकर तो अपना हो गया, कौन? युval नोआ हरारे जी। ठीक है, दोनों ऐसे में एक में तो यूज कर ही लेंगे, इनको कर लेंगे ना संदीप भाई? यस। ठीक है, अगला है इंडिया बियॉन्ड 2020। ठीक है, इंडिया बियॉन्ड 2020 एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। इसको हम लोगों को यूज करना ही करना है, क्योंकि ये बुक कहती है 2020 के बाद का भारत क्या होगा और क्या होना चाहिए। ठीक है, जहां पे भी इसमें ना 3 सेक्टर देखो, एग्रीकल्चर जैसे कृषि हो गया, यहाँ पे उद्योग हो गया, और तीसरा हो गया सेवा। इनसे रिलेटेड आपको लगता है कि ये किया जाना चाहिए तो पक्का एपीजे अब्दुल कलाम ने उसको इसमें बुक में ऐड किया ही होगा। लाइक जीएम क्रॉप जो गैर खाद्य वस्तु है, जो मतलब खाने के अलावा की जो फसलें हैं उनमें हम लोग जीएम क्रॉप को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि ये जनरलाइज आइडिया है। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इसमें इस चीज को ऐड किया ही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं उद्योग वाले की, जो हमारी एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने उद्योग को इतना ध्यान नहीं दिया और हम कृषि से सेवा क्षेत्र पे डायरेक्ट चले गए और उससे हमको जॉब लॉस हो गया। तो ये हम उन्होंने अपनी बुक में कोट किया है सीधा का सीधा, और इस समस्या का समाधान भी बताया कि हमको उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एक बात करते हैं वो एजुकेशन की, इस बुक में शिक्षा की।
इन तीनों क्षेत्र में आपको जो भी लगता है कि सुधार करने की जरूरत है, और जहाँ पे भी आपको लगे कि मेरे को पॉइंट याद नहीं आ रहा या मेरे को कंक्लूड करना है पेपर 3 में, तो वहां पे डायरेक्ट आपको अगर अच्छा कंक्लूजन नहीं मिल रहा, कीवर्ड नहीं मिल रहा, तो आप इस बुक से कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको जीरो, अगर जिसमें आपका जीरो इम्पैक्ट होगा ना, वहां पे 0.25 इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, अगला ये बात करते हैं इंडिया बियॉन्ड 2020 में कि 1991 के रिफॉर्म के बाद की बात करते हैं कि हम लोगों ने काफी बूम किया, और आईटी के सेक्टर में हम लोगों ने काफी अच्छा बूम किया, और सर्विस सेक्टर हम लोगों का वन ऑफ द बेस्ट हो गया। लेकिन उसका नुकसान ये रहा कि हम लोगों ने उद्योग के क्षेत्र को बढ़ावा नहीं दिया, और उससे क्या हो गया कि भाई बेरोजगारी की समस्या हो गई, और वहां से क्या बढ़ गई, असमानता। तो जहां पे भी इनसे रिलेटेड, इस तीनों चारों एस्पेक्ट से रिलेटेड जहां पे भी क्वेश्चन आता है, हम लोग इससे रिलेटेड इंडिया बियॉन्ड 2020 को कोटेशन कोट कर सकते हैं। ये अपना रेडीमेड मटेरियल हो गया कंक्लूजन का। इंट्रोडक्शन में, मतलब पेपर 3 इनमें इंट्रोडक्शन में यूज नहीं करेंगे, लेकिन कंक्लूजन में तो हम लोग यूज कर सकते हैं, या किसी आर्गुमेंट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लोग ये दे सकते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, जहां पे अपने को कुछ भी नहीं मिल रहा वहां की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगला बात करते हैं विनिर्माण क्षेत्र की, कि भाई हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है उसमें काफी पिछड़ रहे हैं, तो इसमें हमको बढ़ावा देने की जरूरत है। और जैसे कि सेमीकंडक्टर वाला को बढ़ावा देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की, उसमें अलग से इंसेंटिव देने की बात की गई थी। तो वहां पे उसी को इंडिया बियॉन्ड 2020 को कोट कर सकते थे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगला ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनने की बात करते हैं, कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर दी, इसी पे मैं बता रहा था। हाँ, अगला ये बात करते हैं कि भाई शिक्षा की और उद्योग में जुड़ाव का जो अभाव है हमारा। आपने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में आप लोगों ने हमारी रैंक देखी होगी, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वहाँ इनोवेशन वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे अगर हम बात कर सकते हैं कि हमारी जो तकनीक, मतलब जो उद्योग है और जो शिक्षण संस्थान है, उनमें जुड़ाव का अभाव है, वो एक दूसरे की डिमांड सप्लाई को ही नहीं समझ पा रहे हैं। अगर उस चीज को हमको कोट करना है तो वहां पे हम इस बुक को कोट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को एजुकेशन में अगर बदलाव लाना है, एजुकेशन के मान लो निबंध आ जाते हैं और आपको वे फॉरवर्ड की बात की जाती है, तो हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं कि हमको एनालिटिकल अप्रोच की बात करनी पड़ेगी। एजुकेशन में 7% हम लोगों को मतलब निवेश करने की जरूरत है। ठीक है, इंटरनेट और टेली लर्निंग की हम लोगों को जरूरत है। गाँव, अगर एक समाधान ये हो सकता है इनोवेटिव, कि जो भी बड़े बड़े गाँव हैं, ठीक है, जो पिछड़े गाँव हैं, जो दूर दराज वाले नॉर्थ ईस्ट के गाँव हैं, उनको CSR के थ्रू बड़ी कंपनियां गोद ले ले, वहां पे एजुकेशन को बढ़ावा दे, हेल्थ को बढ़ावा दे, तो दोनों चीजों को एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर सकती है। ठीक है, ये उन्होंने अपनी बुक में कहा है। अगली बात वो करते हैं स्वास्थ्य से, हेल्थ से रिलेटेड, कि हेल्थ में अपने को क्या करने की जरूरत है। डायरेक्ट टेलीमेडिसिन की बात करेंगे। ठीक है, जैसे ई संजीवनी हो गया, उसकी उन्होंने सलाह दी थी। अब उन्होंने न्याय की भी बात की इसमें, जो हम लोगों ने देखा था ना, वो शायद उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, जो गांव-गांव जाके वो ग्राम न्यायालय वाला जो कंसेप्ट था, उसमें वेन के थ्रू जाते थे और उसका समाधान करते थे, उसका मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो उनका कंसेप्ट भी उन्होंने दिया, तो एक पूरा वाला कंसेप्ट था। ये कंसेप्ट अगर अपने को यूज करने, जहां पे भी इनसे रिलेटेड चीज आती है, तो इंडिया बियॉन्ड 2020 को हम लोग यूज कर सकते हैं। निबंध हो गया, पेपर 1, 2, 3, 4, ऐसे कहां पे भी यूज करो इसको। लेकिन ये बुक क्या करेगी, एक काम ये करेगी कि आपको ये दिखाएगी कि ये पर्सन एकेडमी के अलावा, एकेडमिक जो चीजें हैं उनके अलावा भी चीजें पढ़ रहा है और इसको नॉलेज है। कम से कम ये आपको एक अलग आंसर रखने में आपका एक मदद कर देगी हर एक जगह पे। तो 3 बुक हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे चले। यस सर। पहले इन बुक्स को करते हैं थोड़ा जल्दी, फिर उसके बाद लास्ट में, क्योंकि ये बुक है ना वो इतनी यूटिलाइज नहीं हो पाएगी, लेकिन हम जो ये बुक्स हैं इनको पहले हम लोग करेंगे क्योंकि ये ज्यादा यूज आती है। अब एल्विन टफलर की द थर्ड वेव मैंने आपको समझा दी किससे रिलेटेड है। जो भी AI से रिलेटेड आए, 5G आए, 6G आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आए,
उससे रिलेटेड जो भी चीजें थी एल्विन टफलर ने ऑलरेडी अपनी बुक में बता दिया था। और थोड़ा सा ना एक बार विकिपीडिया कर लेना कि इन्होंने क्या क्या अपनी बुक में बताया है, आपको भी थोड़ा और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अगला है सैमुअल पी हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये ना किसी, ये जितने भी उठाई है ना किसी टॉपर्स की कॉपी से उठाया है, ऐसे तो मैंने कोई बना के नहीं लिखी है भाई। ठीक है, टॉपर्स की कॉपी में कहीं पे मिल गई होगी, मैंने उठा ली और मैंने उनका विकिपीडिया कर लिया और उसी ज्ञान को मैं बांट रहा हूँ। मेरे को कोई सपना अपना तो आया नहीं था। ठीक है, तो सैमुअल पी हंटिंगटन की बात करें तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात की थी। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का एस्पेक्ट हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? आईआर वाले कंसेप्ट में, आईआर वाले क्वेश्चन में हम लोग यूज कर सकते हैं, चाइना वर्सेस यूएसए की बात की जाए। ठीक है, और आइडियोलॉजिकल जो वार थे उस पे भी हम लोग इसको याद मतलब यूज कर सकते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को। तो इन्होंने बोला था कि अगले युद्ध ना आगामी भविष्य में जो युद्ध होंगे वो सिविलाइजेशन के बेस पे होंगे, विचारधारा के आधार पर लड़ाइयां होंगी। अब एक कंसेप्ट था येलो, मेरे को पूरा वो याद नहीं आ रहा, येलो फियर करके ऐसे करके कोई कीवर्ड था जो इसी का इन्होंने ही यूज किया था उसमें। यूएस वाले अब मतलब चाइनीज लोगों के लिए उसको यूज करते हैं, अगर आपको याद आ रहा है तो बोल सकते हो। येलो पर्ल करके कुछ कंसेप्ट था, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा है, वो एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, अब जैसे ही हृदय स्थल सिद्धांत की बात करती है, इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में आता है, इंडो पैसिफिक रीजन न्यूज में था, तो वहां पे मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत की बात कर दी जाएगी, रिमलैंड थ्योरी की बात कर दी जाएगी। जैसे ही अभी लड़ाई चल रही है कहाँ पे, किसमें, यूक्रेन में, तो यूक्रेन हार्टलैंड थ्योरी का पार्ट है। इसने बोला था मैकेंडर ने कि जो भी हार्टलैंड पे शासन करेगा ना वो पूरे वर्ल्ड पे शासन करेगा। ठीक है, वैसे ही रिमलैंड थ्योरी थी। स्पाइकमैन बोलता है कि जितने भी जो समुद्री तटवर्ती क्षेत्र है ना, अगर उस पे किसी का शासन होगा, अगर उस पे किसी का शासन होगा तो वो पूरे वर्ल्ड पे शासन करेगा। और इसी थ्योरी को अपना रहा है यूएसए। यूएसए के जितने भी आपने नेवल बेस देखे होंगे पूरे तटवर्ती देशों में देखे होंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो इन थ्योरीज को भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको निबंध में कहीं लिखना है तो, आर्गुमेंट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए। ठीक है, अगला है वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, लिविंग ऑन थिन एयर, ये इनकी बुक का नाम है। इन्होंने बोला कि थिन एयर मनी, मतलब लोग हवा से पैसा बनाते हैं। सर्विस सेक्टर क्या है, अभी मैं बोल रहा हूँ तो सर्विस सेक्टर का ही तो पार्ट है, मैं बोल ही तो रहा हूँ, मैं कुछ हाथ पैर चला नहीं रहा। ये अलग बात है कि मैं इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कोई हथौड़ा तो चला नहीं रहा। तो वो है थिन एयर मनी, नॉलेज बेस इकोनॉमी की जहाँ पे भी बात आ जाए तो इस चीज को यूज कर सकते हो आप। एक अगली है कि भाई इंटरनेट के इम्पैक्ट दिखाने हो, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको पता ही कि नहीं इंटरनेट के क्या क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव। उसमें आपको अगर कोट करना हो तो बैक टू ह्यूमन, डैन स्केबल की बुक का नाम है। इसको भी आप थोड़ा सा गूगल कर लेना, इसमें इंटरनेट के जहाँ पे भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाने हो इस बुक को कोट करके लिख सकते हो। ये दोनों बुक है, ये एनसीईआरटी की सोसाइटी से मैंने उठाई है और इन दोनों को मैंने एक ऐसे में यूज भी किया है, आपने देखा होगा। ठीक है, नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रंगभेद, नस्लवाद, स्वतंत्रता, किसी से भी रिलेटेड, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, संघर्ष की कहानी से आए तो वहां पे आप इसको कोट कर सकते हैं। जनरली पेपर 4 और इथिक्स में यूज आएंगे दोनों। फ्रीडम फ्रॉम फियर, ऑंग सान सू की बुक है। उन्होंने बोला कि अगर आपको डर से मुक्ति मिल गई, अगर आपको डर से मुक्ति मिल गई तो मान लो कि आप वास्तविक लीडर है या आप गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं। और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सबसे पहली शर्त है कि आपको डर से मुक्ति मिले। बोलते हैं ना डर के आगे जीता, वही वाला वो है, तरीका है। तो जब भी आपको साहस की बात करनी हो, जब भी आपको लीडरशिप की बात करनी हो, ठीक है, तो वहां पे इन दोनों की बुक के साथ इनको कोट कर सकते हो आप एग्जाम्पल में, या कोई कहानी को कोट यूज कर सकते हो इंट्रोडक्शन में इनकी बुक के साथ इनकी, जैसे कि उसमें हम लोगों ने देखा। एक कहानी सिद्धांत, ये भी एनसीईआरटी में, उनकी बुक का नाम है ऑन लिबर्टी, बुक का नाम था, जेएस मिल की बुक का नाम। ये तो जेएस मिल को तो आपने उसमें भी देखा होगा, उपयोगितावाद में भी, तो वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं। ये बोलते हैं कि आपकी स्वतंत्रता वहां तक ही है जहां तक दूसरों की स्वतंत्रता का आनंद ना होता हो। ठीक है, और आपकी स्वतंत्रता तब हाँ, दूसरों की स्वतंत्रता ना तब सीमित हो जाती है जब आपकी आत्मरक्षा करनी हो। ये भी उनका एक कंसेप्ट था। ये क्लियर हुआ क्या?
दूसरों की स्वतंत्रता तब सीमित जब इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा हो। सर इसको समझा दीजिए, नहीं समझ में। अरे ऐसे समझो आपको कोई गोली मार रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है कि मेरी फ्रीडम है, मैं गोली मारूंगा आज तुमको, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई तेरी लिबर्टी उतनी ही है जब तक मेरी आत्मरक्षा है, मैं तेरा गोली मार के पहले ही सर फोड़ दूंगी। ये है इसका मतलब, बस देसी भाषा में। बाकी इसको अपनी लैंग्वेज में समझ लेना। आपका वो जो भाषा विन्यास है वो काफी अच्छा है, और मतलब एलिब्रेट करने में जो थॉट प्रोसेस है वो ठीक है, तो मेरे को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है इसमें सभी लोगों को, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है अमर्त्य सेन, जिसको हम लोगों को यूज करना ही करना है, एक ऐसे या एक उसमें, ठीक है। अमर्त्य सेन की बुक है, 2 बुक है, एक तो आर्गुमेंटेटिव इंडिया है, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव इंडिया में जहां पे भी हमको भारतीय संस्कृति की बात करनी हो, जो कुछ भी अच्छा दिखाना हो कि हम लोग पहले से ही भगवान थे, हम लोग पहले से दुनिया बदलती थी, जो भी लिखना हो आप इसको कोट करके लिख सकते हो। 1 मिनट होल्ड करेंगे, मैं एक कॉल ले लूं, हो सकता है ऑफिस से ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग फिर से। हाँ, अमर्त्य सेन को हम लोग वो कर रहे थे, बात कर रहे थे, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, थोड़ा सा Yes, sir. लंबा सेशन चलेगा, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, इतना डिटेल से बताना पड़ रहा है एक एक बुक को, तो लेकिन आप यूज करना भाई, अगले ऐसे में मैं देखूंगा ये सारी चीजें। 2 ऐसे लिखोगे इस वीक तक, और आपका होमवर्क है, आपको याद है ना सब लोगों को क्या होमवर्क है इस वीक के एंड तक का, Yes, sir. तो भेज देना भाई, नहीं तो मैं कुछ नहीं कराऊंगा। सेशन एंड है मेरे एंड से, ये मेरे तरीके से ऐसे खत्म हो गया आज। मैं इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी पार्ट सब कुछ करा चुका हूँ, ये आज वैल्यू एडिशन का मटेरियल था। नेक्स्ट वाला सेशन अगर आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने भेजा मेरे को वो मटेरियल, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में ऐड कर लूंगा, और उनको जो उसमें से वैल्यू एडिशन मटेरियल लगेगा कि इसमें ये काम का है, ये यूज कर सकते हो, तो वो मैं आपका बता दूंगा, और मेरा जो मटेरियल है वो भी मैं शेयर कर दूंगा, और जो शेयर नहीं करेगा उसको मैं सेशन में नहीं बुलाऊंगा। तो आप अपना देख लेना फायदा। लास्ट वाली क्लास में मैं बता चुका हूँ कि एक पेज आपको बनाना है, जैसे कि डेमोक्रेसी के बारे में हो गया, तो डेमोक्रेसी के बारे में किसी ने कोई बुक लिखी है, डेमोक्रेसी के बारे में किसी का कोई कोट है, डेमोक्रेसी के बारे में कोई डेटा फैक्ट है, डेमोक्रेसी के बारे में कोई शॉर्ट स्टोरी है, डेमोक्रेसी के बारे में आपको संस्कृत की कोई कोटेशन याद आ रही है, तो वो सब आपको 2 पेज में बना के लिखनी है। मतलब एक पेज ऐसे पूरा, दोनों पेज, वो 10 थीम को 10 पेज बना के मेरे को फोटो भेज देना भाई इस वीक के एंड तक, ठीक है। अब अमर्त्य सेन की बात करते हैं, जहां पे भी कल्चर की बात करेंगे वहां पे अमर्त्य सेन भाई साहब दौड़ के आगे आएंगे, ठीक है। लाइक उनके आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, उसमें वो कहते हैं कि इंडियन तो शुरू से ही आर्गुमेंटेटिव रहे हैं, और हमारे तो डेमोक्रेसी बचपन से ही रही है। मतलब हम लोगों को तो बुद्ध के टाइम में भी डेमोक्रेसी थी क्योंकि गणराज्य था उस टाइम, ठीक है। संगम काल में भी हमारी डेमोक्रेसी थी क्योंकि 3 संगम मेरा उस टाइम हम लोगों ने वो किया। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, वासवेश्वरा के टाइम भी डेमोक्रेसी थी, विजयनगर के टाइम में कल्याण मंडप का कंसेप्ट था। तो हमारे तो शुरू से ही डेमोक्रेसी है, और वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी पहले आई। तो भाई कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? तो बोलते हैं कि, और डेमोक्रेसी इसको नहीं बोलते कि लोकतंत्र ले लिया, लोगों ने चुन लिया, वो डेमोक्रेसी उसको बोलते हैं जहां पे लोगों को अपनी बात रखने का हक मिले, आर्गुमेंटेटिव हो सके पर्सन, ठीक है। तो इस बुक का ओवरऑल सार मैंने आपको ये समझा दिया। अब मैं बात करता हूँ कि भाई प्राचीन संस्कृति और प्राचीन लोकतंत्र हमारा है, ठीक है, और जाति धर्म का विकास हम लोगों को सहज रूप से हुआ है, और ये इसलिए नहीं हुआ है कि हम लोगों को समाज को डिवीजन करना था, ये इसलिए हुआ है कि हमको समाज को एक ढांचे में बांधना था ताकि एक सामाजिक व्यवस्था बनी रहे हमारी। लेकिन हर एक व्यवस्था में बुराई आती है, हमारी व्यवस्था में बुराई आ गई, और उसको हम धीरे धीरे सुधार रहे हैं, ठीक है। और डेमोक्रेसी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है, ठीक है। और भारत एक राष्ट्र एक धर्म और एक क्या है, एक भारत एक राष्ट्र और एक धर्म की कल्पना इन्होंने की है। विविधता में एकता, सलाद बाउल, मेल्टिंग पॉट, ये वाला कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अनेक भाषा एक राष्ट्र का कंसेप्ट इन्होंने इस बुक, अपनी बुक में दिया। भारत वाद विवाद प्रकृति प्राचीन है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इस बुक को कहाँ यूज करना है आपको समझ में आ गया।
सोसाइटी वाले कंसेप्ट में, पेपर 1 की एंशिएंट वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे कल्चर का एक क्वेश्चन आता है, हमेशा ध्यान रखना पेपर 1 में एक क्वेश्चन कल्चर का हमेशा आता है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो वहां पे हम लोग अपने कल्चर को रिच दिखाने के लिए, लाइक 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि बाकी देशों की संस्कृति समाप्त हो गई, रोम और ये मिट गए, लेकिन भारत की क्यों नहीं मिटी। वहां पे हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं एज ए आर्गुमेंट। कंक्लूजन में हमको इस आर्गुमेंट को हम लोग यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जब पेपर 1 का हम लोग वो करेंगे, ठीक है। अगली बुक का नाम है पॉवर्टी एंड फेमाइन। पॉवर्टी एंड फेमाइन में जहां पे भी आपको असमानता की बात करनी हो, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करनी हो, तो इस बुक में उन्होंने कहा है। और द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी बजाय। ये तो भुखमरी और अकाल की बात करता है। जैसे भी हमको मतलब आजादी के बाद भारत की उपलब्धियां दर्शाना हो हम लोगों को, तो वहां पे हम लोग इसको बुक को यूज कर सकते हैं, पॉवर्टी एंड फेमाइन को, कि भाई अमर्त्य सेन कहते हैं कि 1945 से पहले ही सारे अकाल क्यों आए, उसके बाद तो कोई बड़ा अकाल आया नहीं। तो इसका मतलब क्या था कि जितने भी अकाल थे ह्यूमन मेड थे और वो पॉलिसी के कारण आए थे, ठीक है। और भुखमरी है ना, वो सरकार की आकांक्षा पर निर्भर करती है, ना कि संसाधनों पर, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट इन्होंने अपनी बुक में दिया। और इसका ना थोड़ा और देख लेना, क्योंकि मेरे को इतना ही याद है, इससे ज्यादा मेरे को याद नहीं है इस बुक के बारे में, क्योंकि मेरे को ये लेस मतलब कम काम वाले लगी। अगला है द आइडिया ऑफ जस्टिस। ये बुक अपने को यूज करनी है। इथिक्स में तो पक्का करनी है, निबंध में भी पक्का करनी है, जहाँ पे अपने को अपने आर्गुमेंट को सब्स्टिट्यूट करना हो, जहाँ पे जस्टिस की बात आ जाए। और जस्टिस की बात पेपर 4 में ऐसे में पक्का आएगी 100% आएगी, ठीक है। ये कहता है कि असमानता है ना, वो है समस्या का समाधान। और असमानता पे मैंने आपको कितनी सारी बुक बता दी। अब तो आप मेरे हिसाब से आपके पास खूब मटेरियल हो गया असमानता के बारे में लिखने के लिए, है ना। अब बात करते हैं कि क्राइम का आधार क्या है, असमानता। जैसे ही रिलेटिव डेप्रिवेशन होगा, लोगों को आकांक्षा बढ़ेगी और आकांक्षा वहां तक पहुंचने के लिए शॉर्टर रास्ते अपनाएंगे और उसको अपराध की ओर ले जाएंगे उनको। और अगर इस समस्या का समाधान करना है तो लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करो, उनको यूनिवर्सल बेसिक इनकम मत दो, उनको पैसा फ्री में मत दो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करो। और कैपेसिटी बिल्डिंग में फिर क्या आ जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आप अपना यूज कर लेना। पेपर 3 में आपको ह्यूमन डेवलपमेंट का अगर कोई कंसेप्ट आता है तो वहां पे इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो कि भाई कैपेसिटी बिल्डिंग, और आप उनकी बुक द आइडिया ऑफ जस्टिस। पेपर 4 में अगर आपको यूज करना है कि जस्टिस क्या है, तो जस्टिस में एक आइडिया इनका हो गया। केस स्टडी में आपको अगर कोई किसी समस्या का समाधान करना है, केस स्टडी में मान लो आपको किसी समस्या का समाधान कर रहा है और वहां पे जस्टिस की बात की जा रही है, तो वहां पे इस बुक को यूटिलाइज करो आप, द आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन। इस समस्या को उस तरीके उनका समाधान हम यूज नहीं करते कि उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार इसका ये समाधान हो सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से ये उनका एक आर्गुमेंट की तरह ये बुक काम आ जाएगी। इतना क्लियर है भाई? आगे चलूं? यस सर, यस सर। अगली बुक है डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये सेम ही है, दोनों चीजें एक जगह। राजनीतिक आजादी भी देखो, एक लिबर्टी का एक कंसेप्ट है, ठीक है। लिबर्टी में बहुत सारी चीजें इंक्लूड रहती है। एक कंसेप्ट है किसी भी सरकार और नागरिक राज्य का उद्देश्य क्या है, पहले सुरक्षा हो, फिर विकास हो और फिर न्याय हो। 3 ही तो उद्देश्य ओवरऑल। अगर मैं एक स्टेट हूं तो मेरा अपने नागरिकों को क्या देना, ओवरऑल वो है लक्ष्य। पहले उनकी सुरक्षा मिले, मानसिक और भौगोलिक दोनों। तीसरा, ये कंसेप्ट को आपको यूज करना है हर जगह जहां पे भी आपको इश्यू लगे कि भाई स्टेट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। डेवलपमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट तो हो ही हो, उसके साथ लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले। और यही सामाजिक न्याय की परिभाषा हो गई अगर आपको लिखनी है तो। सोशल जस्टिस की परिभाषा भी लिखनी हो तो आपको जहां पे भी आपको कंसेप्ट करना हो, ये तीनों ही आपको घुमा फिरा के यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसका इन सारी चीजों को देने का आधार क्या हो सकता है? उसका आधार है राजनीतिक आजादी दो लोगों को चुनने और चुने जाने का दोनों का अधिकार होना चाहिए। आर्थिक आजादी दो, कल्याणकारी राज्य हमारा, वेलफेयर स्टेट हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन लोगों को जो भी वो कार्य करना चाहते हैं उसको चुनने की आजादी हो, ठीक है। अगला है सामाजिक आजादी, मतलब सोशल चेंज। अगर कोई सामाजिक, उसको वर्ग, क्लास अपना चेंज करना है तो उसके साथ सामाजिक भेदभाव नहीं हो, ठीक है। पारदर्शिता हो, सुरक्षा हो, ये 5 आधार है किसके? स्वतंत्र लोकतंत्र, मतलब डेवलप फ्रीडम के। और स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा सुधार, ये तीनों इसके कंसेप्ट आ गए। तो इस बुक को भी आप यूज कर सकते हो।
अगला जो मजेदार पर्सन है मतलब मेरे को अगर कोई पर्सन मजेदार लगा तो वो है जॉन ट्रीजे। भाई साहब क्या पर्सन है, विदेशी आदमी इंडिया में आके देसी बोलता है, इनको शायद वो मिला नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और ये बुक है, एक सबसे मजेदार बुक है भारत और उसके विरोधाभास, जिसको अपने को यूज करना ही करना है निबंध में और पेपर 4 में, जहां पे भी आपको इंडिया की डायकोटोमी दिखानी हो कि भाई एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ महिला दुर्गा है एक तरफ महिला क्या है, सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा, एक और हम देवी का दर्जा देते हैं, एक और एजुकेशन में हमारा 100% एनरोलमेंट रेशियो है, वहीं हमारी लर्निंग पॉवर्टी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, एक और हम विश्व के सबसे बड़े फूड प्रोड्यूसर है और दूसरे सबसे ज्यादा भूखे नंगे हमारे देश में। जहां पे भी ऐसी डायकोटोमी दर्शानी हो और आपके पास आर्गुमेंट नहीं हो, इस बुक का यूज करना। भारत और उसके विरोधाभास कौन है? जॉन ट्रीजे और अमर्त्य सेन दोनों ने बुक लिखी। उन्होंने कहा कि भाई एक जो ये मैं डायकोटोमी आप इससे दर्शा सकते हो, दूसरी मैं बात करता हूँ इन्होंने इसका समाधान क्या दर्शाया। भाई ये समस्या तो है, आप दर्शा दोगे डायकोटोमी तो, लेकिन इन समस्याओं को समाधान भी तो होना चाहिए कुछ। तो समाधान इन्होंने कहा कि देखो एक देश ना एक साइकिल समझ लो उसको, और साइकिल के जैसे 2 पहिए होते हैं ना, वैसे ही देश के 2 पहिए होते हैं, एक तो होता है आर्थिक विकास वाला, एक होता है सामाजिक विकास वाला। अब जहां पे भी आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट की बात करनी हो ना, तुरंत इस बुक को यूज करना और उसका सॉल्यूशन डाल देना। अगर हम लोगों को देश को अच्छे से चलाना है तो इकोनॉमिक जीडीपी को तो ग्रोथ करनी ही करनी है, लेकिन सामाजिक समावेशन भी हो। ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार हमारा वर्ग विभाजन ना हो कि भाई 5% लोगों के पास 50% हो और नीचे के 50% के पास 3% धन है, वो नहीं होना चाहिए। अगर सामाजिक समावेशन होगा तो ही एक देश ओवरऑल रूप से डेवलप्ड हो पाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ समाज और कुछ वर्ग के लोग डेवलप हो गए। तो इन्होंने ये कंसेप्ट दिया। अगला इन्होंने बोला ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। आपको पता होगा ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का कंसेप्ट, तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। इन्होंने बोला हेल्थ पे ध्यान दो। हेल्थ मतलब सोशल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में इन्होंने ज्यादा फोकस किया कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे तो हमारी गवर्नमेंट फोकस कर ही रही है। ये हमारा विरोधाभास है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे तो बात कर रहे हैं लेकिन सोशल डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रहे। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ट्रिकल डाउन थ्योरी। इंडियन गवर्नमेंट सोचती है कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना कर रहे हैं कि उसका रिसाव हो के हम लोगों का सोशल सेक्टर डेवलप हो जाएगा, लेकिन ऐसा बदलाव आ नहीं रहा। सीएसआर में पैसा जा नहीं रहा, गवर्नमेंट पीएसयू अपना पैसा उतना सोशल सेक्टर में दे नहीं रही, और उसी का रीजन है कि आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। जहां पे भी इसको यूज करना, इसको यूज कर लेना। तो ये बुक थी। कुछ एक बुक और है, वो मैं अभी और करवाऊंगा, अगर आप आज्ञा दे कि मैं पानी पी आऊं। ठीक है, कर लेते हैं 3-4 बुकें, कोई वो मतलब ज्यादा यूज नहीं हो पाएगी तो, लेकिन मैं इनको यूटिलाइज बताता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ यूज करना है आपको, ठीक है। इंडिया अहेड बुक का लिखिए रवि विमल जालान में, ठीक है। ये बुक ना मतलब लास्ट ईयर पानी पिलो आप। नहीं ठीक है, थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, तो उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो इंडिया अहेड बुक का नाम है, विमल जालान ने अपनी बुक को लिखी। अरे यार इसलिए नहीं पी रहा कि ताकि ये लोग जो फीस नहीं दे रहे ना उनको तरस आ जाए कि फीस दे देते सर को, यार बिना पानी पी पटाते हैं। ओके सर। भाई साहब अभी क्लास के बाद मेरी क्लास लगेगी। सर फीस नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, इंडिया अहेड विमल जालान की बुक है, ठीक है। इन्होंने कुछ एक सुधार की बात की थी, ठीक है। जैसे भ्रष्टाचार पे अपने पास ना लिखने को कोई बुक नहीं है, ठीक है। तो अगर भ्रष्टाचार पे अगर बात करें तो हम इंडिया अहेड को यूज कर सकते हैं, विमल जालान की को। ये बोलते हैं कि अगर हम लोग 1 रुपए का भ्रष्टाचार करते हैं ना तो उससे हमें 3 रुपए का नुकसान होता है सोसाइटी को। वो कैसे? और इसको इन्होंने बोला होलसेल करप्शन, ठीक है। और एक होता है रिटेल करप्शन। होलसेल करप्शन कैसे? कि जो बड़े कॉर्पोरेट है वो क्या करते हैं, व्यापक रूप से घोटाला करते हैं। और मैं आपको ना भ्रष्टाचार जब करवाऊंगा ना तो आपको एक साइकिल करवाऊंगा, इधर राजनेता, इधर राजनेता, इधर प्रशासन और इधर क्या था, उद्योगपति। हाँ, तो इनका ना एक साइकिल चलेगा ऐसे। भ्रष्टाचार, ये प्रशासन इसको पैसे देगा,
ये इसको पैसे देगा अपना काम निकालने के लिए, और ये ओवरऑल राजनेता को पैसा देगा, और ये इसको पैसा देगा, और इधर जनता मजे मारेगी, पिसेगी इसके बीच। तो ये मैं डायग्राम कराऊंगा, जैसे आपको भ्रष्टाचार कराऊंगा तो 2 डायग्राम आपको, मतलब अप्रोक्स हर एक चीज में मैं एक एक 2 डायग्राम कराऊंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अगर भ्रष्टाचार पे अपने को कोई बुक यूज करनी हो तो एक तो राजीव गांधी का कोट हो गया, आपको पता होगा, और वैसे ही ये विमल जालान की जो बुक है इंडिया हेड, उसमें इसको यूज कर सकते हो कि होलसेल करप्शन, रिटेल करप्शन और 1 रुपए के भ्रष्टाचार से 4 रुपए का नुकसान, और भ्रष्टाचार एज ए मल्टीप्लायर के रूप में काम करता है, और इस समस्या का हमको समाधान करने की जरूरत है। ठीक है, अगला ये कुछ एक मान लो राज्यसभा सुधार की बात करते हैं कि राज्यसभा में क्या सुधार किए जाने चाहिए, आपको भी पता है उसमें इन्होंने बात की है। ठीक है, अगर मैं बात करूं संसदीय सुधार की या इलेक्शन फंडिंग की, तो जो भी आपको सुधार की बात करनी है, आपको किसी का आर्गुमेंट देना है, तो इंडिया अहेड विमल जालान का आर्गुमेंट दे सकते हो। इन्होंने अपनी बुक में इनके बारे में बात की, समझ गए मेरी बात। लाइक वित्त आयोग को स्थायी बनाने की बात की जाती है। मान लो आपको नहीं पता कि किसने ये आर्गुमेंट दिया, आप एक चीज तो ये बोल रहे हो कि वे फॉरवर्ड, और उसमें बोल रहे हो कि भाई वित्त आयोग को स्थायी बना दिया जाना चाहिए। एक तो आपकी सिंपल स्टेटमेंट हो गई। एक अपना आर्गुमेंट दो कि विमल जालान इंडिया हेड में कहते हैं कि इसको वित्त आयोग को स्थायी बना दिया जाना चाहिए, इससे राज्यों की स्वायत्ता, राज्यों की स्थिरता बढ़ेगी, या राज्यों की जो राजकोषीय संघवाद है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोनों आर्गुमेंट में ना दिन रात का फर्क हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने आर्गुमेंट को पेपर 2 में सब्स्टिट्यूट करने के लिए, निबंध में सब्स्टिट्यूट करने के लिए इस बुक का यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर बुक। आगे चले, अगली बुक है ओवरडूइंग डेमोक्रेसी, रॉबर्ट बी टांसले की। ठीक है, टांसले बोलते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। एक निबंध में ना मैंने इनको भी यूज किया है। इब्राहिम लिंकन का कोट है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ऐसे करके वो कोट है, और इसको वो दे देना, इसको ऐड कर देना कि भाई लोकतंत्र वो नहीं है कि आपने लोगों को वोटिंग करने का अधिकार दे दिया। लोकतंत्र वो नहीं है कि आपने लोगों को वोटिंग करने का अधिकार दे दिया। लोकतंत्र वो है कि समान वोट और उसका समान वैल्यू हो। ठीक है, और हर एक आदमी को समान सुनवाई हो। ठीक है, जो हाशिए पर लोग हैं, जो मार्जिनल सोसाइटी के लोग हैं, उनको सुनवाई का अधिकार हो। ठीक है, तो ये समान वोट और समान मत होना ही पर्याप्त नहीं है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि सबकी समान सुनवाई हो, सभी को समान, एक वेल ऑफ इग्नोरेंस वाला कंसेप्ट हम लोगों ने देखा, द आइडिया ऑफ जस्टिस में हम लोगों ने वो देखा, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। अगर आपको ओवरऑल एक आर्गुमेंट बनाना है तो अपने आप में 2-3 थिंकर हो गए, अपने आप में पूरा का पूरा एक आर्गुमेंट सेट हो जाएगा, उसके पास नकारने का कोई रीजन नहीं बचता फिर। ठीक है, अब बोलता है कि डेमोक्रेसी को खतरा किस चीज का है। एक तो बोलते हैं अल्पसंख्यक तुष्टीकरण। आप लोगों को पता होगा कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। अंग्रेजी मीडियम राहुल सर बताएंगे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण। अपीजमेंट वाला है। हाँ, ठीक है, विश्वास का ध्रुवीकरण की बात करते हैं ये। ठीक है, लोकतंत्र को खतरा किस चीज का हुआ। हम लोगों ने देखा फेक मीडिया, येलो जर्नलिज्म, वहां पे हम लोगों ने खतरा देखा। उन्हीं को लेकर घुमा फिरा के ये कहेंगे कि अब क्या हो गया कि विश्वास का जो लोगों का फेथ था उसको ही ये लोग ध्रुवीकृत कर देंगे। मतलब एक तरीके से उसको ही, ध्रुवीकरण की इंग्लिश अब मेरे को याद नहीं आ रही। पोलराइजेशन। हाँ भाई, जो सर ने बताया, मेरे को आवाज नहीं आ रही सर की क्लियर, लेकिन समझ लेना है जो भी, और जिनको नहीं आता वो गूगल कर लेना, विश्वास का ध्रुवीकरण। मेरे को वो कंसेप्ट तो समझा सकता हूँ, लेकिन वो वर्ड याद नहीं आ रहा। और ये कहता है कि ओवरडूइंग डेमोक्रेसी में ना ये सारी चीजें नॉर्मल है कि विश्वास का ध्रुवीकरण भी होगा, लोगों में समस्या भी होगी, असमानता भी बढ़ेगी। ठीक है, समान वोट भी नहीं मिलेगा, महिलाओं को एक असमानता भी रहेगी, और वो हर एक डेमोक्रेसी में रहा है। और डेमोक्रेसी अपने आप में ऑटो इम्यून है। ठीक है, वो अपने आप में उसका समाधान कर लेगी अगर एक टाइम तक उसको डेवलप होने का मौका दिया जाए, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज रहे। और वैसे ही इंडिया ओवरडूइंग डेमोक्रेसी कर तो रहा है, मतलब राजनीति आधारित, मतलब लोकतंत्र, मतलब क्या कहते हैं, मुद्दे आधारित राजनीति की बजाय प्रलोभन आधारित राजनीति हम कर तो रहे हैं, लेकिन वो एक टाइम के बाद उस समस्या का समाधान हो जाएगा, और ये ऑटो इम्यून अपना खुद का ही समाधान ये समस्या कर लेगी। हमको जरूरत है कि हम इस जो लोकतंत्र का सिस्टम है इसमें विश्वास बनाए रखें, और इसको मतलब धीरे धीरे डेवलप करते रहे। हम लोगों ने डेमोक्रेसी वाला एक ऐसे लिखा था।
ठीक है, उसमें उसका कंक्लूजन यहाँ से हो सकता है। वहां पे सेकंड लाइन में एक ओवरडूम डेमोक्रेसी में लिखा था कि क्या नहीं है, और उसका फिर कंक्लूजन सेम बुक को सेम कंक्लूजन में यूज करोगे और कहेंगे कि भाई लोकतंत्र में ये सारी चीजें नॉर्मल है, और ये एक समय के साथ ये चीजें अपने आप में ऑटोइम्यून होकर समाधान हो जाती है। ये अपने पॉजिटिव एंड के साथ वैसे का कंक्लूजन हो गया। तो ऐसे उसको यूज कर सकते हैं, डेमोक्रेसी वाले में इसको यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं जब भी डेमोक्रेसी है। और ये कहते हैं कि ये ट्रिपल ए स्वार्ड है। कैसे कि भाई डिग्री ऑफ कंसेंट बनाते हैं, पहले एक आदमी को बहलाएंगे फुसलाएंगे, फिर वो 5-7 आदमी को बहलाएगा फुसलाएगा, ठीक है, पहले एक आदमी को सहमत करेंगे, फिर उसके बाद डिग्री ऑफ कंसेंट बनाएंगे, 4-5 लोग उससे सहमत होंगे, और उसके बाद उस पर प्रतिबद्ध हो जाएंगे। लाइक अगर मैं बात करूं 3 तलाक वाला मुद्दा हो गया, ठीक है, ऐसे तो नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं एज ए एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मान लो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बात करें हम लोग, कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जिनमें अगर मैं बात करूं 1909 वाला जो सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब सांप्रदायिक वो था, ठीक है, 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया था, उसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या हुआ कि मुस्लिमों को कुछ लोगों को ये कहा कि तुमको अलग से वो देंगे, क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट, और उससे क्या होगा तुम्हारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। कुछ लोग 2 लोग 3 लोग शामिल हुए उसमें, हामी भरी। 1907 में मुस्लिम लीग बना, 1909 में उन लोगों को पृथक निर्वाचन मंडल मिल गया, और ये क्या है, डिग्री ऑफ कंसेंट हो गई, और उसका प्रतिबद्धता का मुद्दा इतना आ गया कि अलग से पाकिस्तान बन गया। तो ये इस तरीके से ट्रिपल एस स्वॉर्ड है, क्या, लोकतंत्र में विश्वास का ध्रुवीकरण करना। ये कंसेप्ट समझ में आया एग्जाम्पल के साथ, या फिर से कब बताऊं? यस ठीक है, अगली बुक है द थर्ड पिलर, रघुनाथ महाजन की, ठीक है, वो ये कहते हैं कि असमानता बढ़ती जा रही है, और इसका समाधान क्या है कि समावेशिक नागरिक राष्ट्रवाद की मांग करते हैं। जो अंतर राष्ट्रवाद है उससे रिलेटेड अगर कोई एस्पेक्ट आता है, जैसे यूएपीए वाला आ गया, कंसेप्ट आ गया, तो वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। द थर्ड पिलर रघुराम राजन को, वो बोलता है कि समाज मतलब नागरिक और बाजार के अलावा, समाज और बाजार के अलावा एक थर्ड पिलर है, कौन सा, नागरिक, और सिटीजन को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, और वो जिम्मेदार तभी जब वो जिम्मेदार बनेगा, तब जिम्मेदार बनने के बाद ही वो समावेशी नागरिक राष्ट्रवाद की मांग करेंगे, जिसमें सभी को मतलब संवैधानिक राजभक्ति की बात करेगा, अंतरराष्ट्रभक्ति की बात नहीं करेगा, ठीक है। कुछ एक बेस्ट प्रैक्टिस की बात करते हैं कि भाई आईपैड ब्राइब एक वेबसाइट की बात करते हैं, एक प्राइवेट संस्था बनाई, और उन लोगों ने बोला कि जिन लोगों ने ब्राइब पे किए वहां पे जाके अपना वो करो कि वो लोगों को पता चलेगा कितना भ्रष्टाचार हो। ऐसी वेबसाइट बनाने के प्राइवेट सेक्टर को वो इनोवेटिव होने की बात करते हैं कि भाई मार्केट को भी गुड गवर्नेंस के लिए योगदान अपना देना पड़े। अगला है रवि नवल की इंडिया कैन बुक, जहाँ पे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए, रूरल डेवलपमेंट की बात की जाए, सोशल सिक्योरिटी की बात की जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जाए, अगर आपको कोई आर्गुमेंट नहीं आ रहा तो इस बुक को कोट करना और अपना आर्गुमेंट लिख देना। इंडिया कैन में रवि नवल ने कुछ ना कुछ लिखा ही। तो इस तरीके से बुक वाला जो सेक्शन था वैल्यू एडिशन का वो कंप्लीट होता है। ये जो ग्राफ था कि भाई किस तरीके से हम लोगों को ऐसे के प्रत्येक डायमेंशन को घुमा के लेके जा रहा है, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, तो इसको तो मैं नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट वाले सेशन में जो आपका होमवर्क था उसको कंप्लीट कर लेना भाई लोग, और फिर हम लोग ऐसे कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। लेकिन उससे पहले शायद मैं इथिक्स का एक सेशन ले लूंगा और आपको क्वेश्चन डिक्टेट करा दूंगा कल या परसों में, क्योंकि इथिक्स हम लोग इथिक्स का हमारा टारगेट है कि हम लोग 4 से 5 दिन में इथिक्स कंप्लीट करेंगे रिवीजन, क्योंकि हमारा टारगेट है अभी 35 डेज का, जिसमें हम GS 1, 2, 3, 4 सारा कवर करेंगे वैल्यू एडिशन के लेवल पर, ठीक है। इसमें एक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग मेंस दे रहे हैं बच्चे, तो अब मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि बच्चे रहे नहीं अभी इस क्लास में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जल्दी शेड्यूल शेयर कर दूंगा कल, और क्वेश्चन भी आप लोगों को मतलब कल से शेयर करना शुरू कर दूंगा। पेपर 4 के क्वेश्चन हम लोग शुरू से करेंगे, और वहां पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन डिक्टेट करा दूंगा। लेकिन ऐसे में ध्यान रखना, एक तो ये पूरा एस्पेक्ट रखना है, और एग्जाम्पल के लेवल पर ये तीनों एस्पेक्ट, लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर, तीनों लेवल पर अपने को एग्जाम्पल यूज करने हैं। अगर ओपन एंडेड ऐसे इंडिया के बारे में कुछ नहीं लिखा तो वर्ल्ड के 30% एग्जाम्पल यूज करने हैं, इंडिया और लोकल के 70% यूज करना है, 70-30 का रेशियो रखना है अगर ओपन एंडेड। और स्पेसिफिक इंडिया के बारे में बोला है
तो 90-10 का रेशियो रखना है कि 10% तो वर्ल्ड के एग्जाम्पल हम लोग यूज कर ही करें। तो आई होप कि ये सेशन कुछ ना कुछ मतलब 2-3 नंबर तो बढ़ा ही देगा भाई, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ। बाकी तो पता नहीं 2-3 से बढ़ा पाएगा कि नहीं बढ़ा पाएगा, लेकिन ऐसा मेरे को पर्सनली लगता है कि अगर इस तरीके से हम लोग डील करेंगे क्वेश्चंस को और अलग अलग जगह पे, हालांकि क्वेश्चन डील करना तो हम लोग आगे देखेंगे कैसे क्वेश्चन को पार्ट को तोड़े, सब पार्ट में तोड़े, माइक्रो डायग्राम कैसे यूज करेंगे और माइक्रो डायग्राम कौन कौन से बनाने हैं, पहले ही इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करने जीएस में, वो तो हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तो ये ऐसे में मैंने दिया, लेकिन ये इसको ना आप पेपर 4 में और पेपर 3 1 2 3 हर जगह हम लोग इन बुक्स को यूज करेंगे, तो इनको डेली एक बार रट्टा मार लेना, ठीक है। तो सेशन हम लोग एंड करते हैं अब, बाकी मैं अब रिव्यू ले लेता हूँ। तो सेशन ठीक था? ठीक है, नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे जल्दी क्वेश्चन के साथ। और अब आदत बना लेना भाई क्वेश्चन लिखने की, 10 क्वेश्चन डेली लिखने हैं और वीकली फुल लेंथ टेस्ट लिखना है। क्वेश्चन वो करवाना, मैं डिक्टेट करवाना शुरू कर दूंगा। हाँ, जिसको कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, बाकी जिनका मेन से वो चले जाओ भाई, अब कुछ ऐसा नया डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ भाई, HRB6 कैमरा ऑन कर लो। कोई डाउट? आज क्या है, थोड़े सीनियर लोग आ गए थे, हमारे वरिष्ठ लोग, तो इनका भी सेशन लेना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा रहता है कि किस तरीके से सीनियर लोगों को पढ़ाया जाए, क्योंकि कैटेगरी का अटेम्प्ट दे सकते हैं ना, कैटेगरी में रहते हैं, तो ये सीनियर है तो इस वजह से करना पड़ रहा है। बाकी थोड़ा सा सेशन ना उस फ्लो में नहीं जा पाया होगा जिस फ्लो में मैं जनरली जाता हूँ, कि उसमें बिना एजिटेशन के खुद की वो रहती है, और इसमें रहता है कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, लाइक ऐसा फील हो रहा था। ठीक है सर, इतना भी डरने की जरूरत है, अभी आईएएस बने नहीं है, ठीक है? नहीं, आईएएस बनने का कोई इशू नहीं है, वो आईएएस बन जाएंगे ना तो भी कोई इशू नहीं। बात है रेस्पेक्ट की, क्योंकि वो कभी हमारे सीनियर थे। ये बातें लगी अटेम्प्ट निपटने के बाद उनसे कुछ चर्चा, अलग बात है, चीजें अलग तरीके से रहती है, नहीं देना है या कुछ और, वो अलग चीजें हैं, लेकिन सीनियर होता है। मैं आप लोगों का हमेशा सीनियर रहूंगा, आप आईएएस बन जाओगे तो भी मेरी रेस्पेक्ट करोगे। है ना, वो वाली बात थी। सर एक क्वेश्चन था सर, आपने बोला कि आप एथिक्स के क्वेश्चन दोगे कल से, पर हमारा तो एथिक्स खत्म ही नहीं हुआ है अभी तक, मतलब चल ही रहा है क्लास, अभी 10 या 11 क्लासेस हुई है, तो फिर कैसे? अच्छा, ये तो बड़ी दिक्कत है, और एथिक्स समझ में भी नहीं आ रहा होगा। यस सर, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा सर। तो फीस दे दो मेरे को, एथिक्स में पढ़ा देता हूँ। सर। क्या है कि पहले ना जो जिस सर के लिए बोला गया था ना वो सर है नहीं, फिर दूसरे सर को है, और ये हर 2 लाइन बोलने के बाद लिखवाते हैं, और इतना जैसे बुक छाप रहे हैं, ऐसा हो रहा है हमारे साथ। टेंशन मत लो, एक काम करो, देखो अभी मैं विजन में तो रहा नहीं, मेरे पीछे को भी विजन कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं कुछ भी बता सकता हूँ। हालांकि मैं विजन में जिसको भी डाउट हो, ऑफलाइन मेंटरिंग में बैठता हूँ मैं नए वाले सेंटर पे, जब भी किसी को डाउट हो आके सेशन ले सकता है, ठीक है। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया, नए वाले सेंटर पे आके बोल देना कृष्णा सर से मिलना है तो आके मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बांटना मत है कि सर उधर बैठने लगे, पता चले कल से मेरे पास इतनी भीड़ आ जाएगी, मेरे को टाइम ना मिले, ठीक है सर। नए वाला सेंटर कौन था, मुझे एक बार बताओ। 66 में क्या इंबाउंड आएगा आप प्रमोद जी, हाउस विजिट सर दोबारा बताना, क्या बता रहे थे आप? हाउस विजिट है 3। दोबारा बताना। अरे कुछ ऐसा नहीं होता, मैं बता रहा हूँ विजन के नए सेंटर जो नए, एक बार माइक ऑफ कर लीजिए, साइबर कैफे है बस, मुझे माइक। तो विजन का जो नया सेंटर है जो चावला के आसपास है या अपनी रसोई के आगे है, मतलब उधर बांध की तरफ या वो नाले की तरफ, तो नया सेंटर खुला है, उसमें मतलब एज ए मेंटोर मैं आपको मिलूंगा। हालांकि लक्ष्य और दक्ष वाले बच्चे उधर आते हैं, लेकिन आप लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हो, तो आप लोग जिसको भी कभी भी कोई डाउट हो तो ऑफलाइन में आके मिल लेना। एक काम ये करना है कि मार्केट में मत फैलाना कि सर ऑफलाइन बैठने लगते हैं इधर,
पता चले पूरा बैच उधर आके मैं सारे दिन बताता रहूँ हाँ तू ये कर ये कर ये कर, और उधर पढ़ने वाले हैं नहीं, नील बटा सन्नाटा है। ठीक है, तो जब भी कोई डाउट हो तो उधर आके भी पूछ सकते हो। बाकी ये लोग जो मेंस लिख रहे हैं उनको तो मतलब जनरली मैं मिल लेता हूँ ऑफलाइन भी, उनका तो अलग भी चलता है। तो जब भी आपको कोई डाउट हो तो आप आ सकते हो, मिल सकते हो। ठीक है, और कभी कभी ना सेशन इसलिए डिले हो जाता है, नहीं ले पाता हूँ क्योंकि ऑफिस में 8:30 तक रुकना पड़ जाता है कई बार, कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कई बार ना सेशन फिर वो पोस्टपोन हो जाता है, बताना पड़ता है कि कोई बच्चा नहीं आ रहा है, सबको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। तो जब भी सेशन ना हो, लेकिन मैंने जितने आपको 18 सेशन की बात की थी, अप्रोच मेरे को लगता है कि 30 सेशन जाएंगे जिस तरीके की मेरे हालात है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना कर लोगे तो 400 प्लस आराम से आ रहा है मेंस में कंटिन्यू लोगों, जिनका मेंटरिंग किया था लास्ट ईयर वो तृप्ति, उसको 400 प्लस मार्क्स है जीएस में। तो 1-2 लड़के और थे वो ऑफलाइन मेंटरिंग में वो सेशन नहीं ले रहे क्योंकि उनको जितना वैल्यूडेशन कराना था पर्सनल करा दिया। ठीक है, अब राहुल सर थे, ये सीनियर है काफी, मतलब मेरे से, ये मिनिस्ट्री में है इधर, ऑलरेडी सर्विस में है। तो इन लोगों को लग रहा है कि करना पड़ेगा, इनको 340 के आसपास मार्क्स मिल रहा है, तो इसलिए इनको कंटिन्यू सेशन में आना पड़ेगा। मैं कहा सर अलग से नहीं बता पाऊंगा आप। सर इसका कैसे करें, आईआर का भी जैसे है ना, तो फिर वो तो सर नोट्स एथिक्स की ऑनलाइन बात कर रहे थे, हाँ एथिक्स की बात कर रहा था। तो एथिक्स में एक काम कीजिए, दृष्टि का ना प्रिंटेड नोट्स है, शायद पूजा से मेरी बात भी हुई थी, तो दृष्टि का प्रिंटेड नोट्स है, ओनली प्रिंटेड नोट्स, क्लास नोट्स नहीं, प्रिंटेड नोट्स ले आना, और उसमें ना एकदम अच्छे से डिफाइन किया हुआ है एक एक सिलेबस को, एक एक वर्ड को। ठीक है, पॉइंट वाइज में क्लियर कर लिखाता जाऊंगा कि यहाँ से आपको इतना करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। एक टाइम के बाद आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना। और इथिक्स ना मतलब ऐसा है कि 2 दिन में रिवीजन हो जाता है पूरा, मेरे को तो आधा दिन मतलब 3 घंटे में हो जाता है मेरा तो इथिक्स, ये हालत है। कुछ समझ में भी तो अभी नहीं आ रहा, क्या करें। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ एक चीजें तो मैं समझाऊंगा, नो डाउट, लाइक बेसिक इथिक्स क्या है। ठीक है, इथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस क्या है। ठीक है, उसके बाद एटीट्यूड क्या है, बहुत प्रॉब्लम हो रही क्या है। और मैं बता दूं आपको, इथिक्स का पेपर पता है क्या होता है, इथिक्स के 13 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर 13 क्वेश्चन में मैं बात करूँ ना, जो आप थ्योरी पढ़ोगे ना सारी, वो 6 क्वेश्चन में काम आएगी जो आपको समझ नहीं आ रहा। बाकी 7 क्वेश्चन में तो अप्लाइड पार्ट आएगा, तो उनकी टेंशन नहीं लेनी अपने को। ठीक है, जो कुछ मन में आता है, जो भी गाना लिखना आता है वो लिखो अभी बस। ठीक है, लेकिन ऐसा मत करना कि जो क्लास ले रहे हैं ना, हो सकता है अगले साल मैं कहीं चला जाऊं, कुछ क्या पता कौन से डिवीजन है, भी हो सकता है रिव्यूअर में चला जाऊं मेंटरिंग से, तो फिर मैं ये सेशन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं बिजी हो जाऊंगा। फिर तो सीधा टीचिंग में ही आऊंगा, उसके बाद तो क्लास में ही टेस्ट डिस्कशन में, तो उसके बाद तो मैं इधर नहीं ले पाऊंगा। तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करना, सोचना कि ये लास्ट बैच है, ऐसे मत सोचना कि सर अगली बार भी कराएंगे। ठीक है, और वो मेंस वाले बच्चे जब इतना सिंसियर होकर सुनते हैं, मेरे से कम जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने अटेम्प्ट छोड़ दिए और वो अब अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो मेरे को इतनी सिंसियरली सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा इज्जत करना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, लेकिन इथिक्स को थोड़ा थोड़ा शुरू कर दो। मैंने टॉपिक बता दिया कहाँ से पढ़ना है। शिल्पा आपका क्या है, आप कहाँ से करते हो? सर मेरे पास बुक है, वहाँ से पढ़ रही हूँ सर। मैंने शुरू में लेट आई थी, तो मैं शुरू में थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। जो भी आप बताने जा रहे थे वो बता दे एक बार, कहाँ से शुरू करना है वो मैं सुन नहीं पाई। कुछ नहीं बताया शुरू में, तो मैं वैसे नचा रहा था बच्चों को। अच्छा ठीक है, मैं वही बता रहा था करना क्या है जीवन में, कि व्यर्थ जीवन जा रहा है, कुछ तो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लास्ट क्लास में क्या हुआ था वही बता रहा था। हाँ ठीक है, लेक्सिकन ये वाली ये पढ़ी हुई भी है, 2-3 बार मैंने रीड कर लिया। अरे कुछ नहीं करना, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है एथिक्स में, जितनी भी टर्मिनोलॉजी, पहले सिलेबस पे जाना। ठीक है, मैं से जैसे मान लो कल आपको देता हूँ ह्यूमन एथिक्स विद ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, उसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, किसमें क्या क्या है, बस उसी को लिख लेना, इसके अलावा कुछ मत करना। अगला मैं करूँ एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड की कौन कौन सी परिभाषा, 4 परिभाषा याद रख लेना, बाकी एग्जाम्पल ही काम आएगा। ठीक है, तो एथिक्स की 3-4 क्लासें होगी, हम उसको जल्दी कंप्लीट कर देंगे। इन फ्यूचर अगर हमको फिर से वैल्यू एडिशन करना रहा तो आपकी तब तक क्लासें कंप्लीट हो चुकी होगी, तो मैं कर दूंगा।
ठीक है मंगेश जी, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? सर कल लास्ट सेशन में क्या करवाया था, मैं थी नहीं, थोड़ा सा ब्रीफली बता दीजिए। लास्ट सेशन में कराया था कि जीवन को कैसे बर्बाद करें। अरे आपको तो ऑलरेडी हो चुका है। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो सर ये बर्बाद रियल में हो रहा है। अब यार क्या कर सकते हैं यार, हम जैसे लोग तो बर्बाद होकर बैठे हैं ना इधर। अब देखो सीनियर्स को पढ़ाना पड़ रहा है, इससे ज्यादा क्या दुख की बात। सर एक्चुअली हमारा तो बहुत सारा अभी हुआ नहीं है, स्टार्ट ही हो रहा है, जैसे सोशलॉजी और ये सब चीजें, तो फिर उसके साथ कैसे मैनेज करें, क्योंकि 2 क्लासेस हैं, फिर ये भी मतलब जो मैं वैल्यू एडिशन करा रहा हूँ उसको करते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन मत नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना। और मेरी मदद को टाइम सेट नहीं हो रहा मेरे से बिल्कुल ही। बताओ मैं क्या करूँ, मैं तो पढ़ नहीं सकता ना आपकी जगह। पढ़ने का लिए फ्लोट का सेशन एक बार आप बता दोगे तो ऐसा रहेगा ना कि चलो हेड ने बताया तो उसको फॉलो करना है। मतलब मैं करता हूँ आप लोगों का एक प्लान, आप लोगों का करके दूंगा, टेंशन मत लो, चिंता मत लो। 90 दिन का प्लान बनाना है आपका, मुझे पता है, लेकिन अभी क्लास को उस तरीके से लेना क्योंकि उन लोगों का मेंस है, उनको 35 डेज में कंप्लीट कर दूंगा एक बार जीएस, ठीक है। नेक्स्ट 30 मतलब 15 दिन उनको मैं गैप दूंगा, तो फिर आप लोगों का कुछ एक जो बचेगा ना उसको मैं कर लूंगा। जैसे तब तक कंप्लीट हो चुका होगा आपका, तो फिर से आपका रिवीजन करा दूंगा। कुछ एक टर्मिनोलॉजी लाइक एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, इनके डायग्राम तो अभी कर लेना साथ के साथ। वैल्यू एडिशन एग्जांपल डायग्राम तो लिखते जाना, ठीक है, जैसे जैसे हेडिंग करवाऊं। बाद में अगर आपको एथिक्स में कुछ एक दिक्कत है तो वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। फीस दे देना बस, बहुत सारी। सर एक चीज और पूछना है कि जैसे ना, ठीक है दे देंगे फीस, कनेक्ट कैसे करके कैसे पढ़ना है, बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे ये वाला आर्टिकल उससे कनेक्ट करना है, ये इसमें बता दीजिए सर। अरे मैं कराऊंगा पूरा कराऊंगा, शांति रखो। उसी के फीस दिए आपने, हालांकि फीस तो बिल्कुल मतलब नॉमिनल नील बटा सन्नाटा दिए, लेकिन जब आप इसको करके जाओगे ना तब आपको पता लगेगा कि मैंने जितना फीस दी थी उसका कितना आउटपुट निकला है, ठीक है। इसी जितना मैं ऐसे करा रहा हूँ ना उसकी फीस है 15,000 रुपए तो, और उसमें भी वो कराते कि ऐसी कैसी लिखी। सर सिलेक्शन के बाद उसे डबल दे देंगे। अरे फीस कुछ नहीं ले रहा भाई, मैं वैसे ही करा दूंगा। और ये फीस भी इसलिए लिए ताकि सीरियसनेस बनी रहे। मेंस के किसी भी बच्चे से अभी तक मैंने कोई फीस नहीं ली है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसका रीजन ये है कि वो ऑलरेडी सीरियस है और वो उन लोगों की फीस भी ज्यादा है, ठीक है। तो वो बाद में इन फ्यूचर मतलब लेता रहूंगा उन लोगों से मैं। उनका ऐसे कि स्कोर का 100 टाइम 200 टाइम है फीस। तो इसलिए मेरे को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ मंगेश जी आज चले गए शायद माइक ऑफ करके। चलो कोई नहीं। हाँ प्रमोद भाई समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्या फायदा लग रहा है क्या फीस देने का? सर फायदा तो लास्ट में चलेगा ना पता। नहीं फायदा तो धीरे धीरे चलेगा ना, एकदम से कुछ भी नहीं होता। नहीं आपको हर समझ चीज में आ का रहा है ना, थोड़ा होके मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो आपको नहीं समझा समझ में आपको समझ में आ रहा है ना। वो आपने ना निबंध नहीं लिखा है अभी, और एक किसने नहीं लिखा है, मंगेश जी ने भी नहीं लिखा है निबंध, ठीक है, और आरती ने भी नहीं लिखा है निबंध। अगर आप लिखोगे नहीं तो आपके लिए ये बैच ना खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं फायदा मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप नहीं सर, कोई आपकी कमियां समझ पाओगे। तो शनिवार को सैटरडे को भेज देंगे लिखकर, बोल लोगे तो। कुछ भी लिखो, गंदा लिखो यार, मैं थोड़ी बुराई कर लूंगा, इससे ज्यादा क्या होगा। ओके सर, है ना, लेकिन उससे डर निकल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है चलते हैं। सर जो वाला क्या सर ऐसे वाला जो नेक्स्ट क्लास है वो कब कराएंगे? वो कराएंगे जब सब लोग वैल्यू एडिशन मटेरियल लिख लिख के भेज देंगे, उन्हीं को ही इनवाइट करूंगा। तो आप लोग तो हमेशा तैयार है ना, आप लोगों को तो तभी सर अगर
पहले मतलब सबने भेज दिया, मैं संडे मंडे में भेज पाऊंगी तो हाँ तो उसको लेट लेंगे, कोई Sunday टेंशन नहीं। या जब लास्ट मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, लास्ट डेट क्या है, मंडे तक का दे देते हैं, ठीक है? बहुत है इतना टाइम, मंडे के बाद ही लेंगे अगला Okay, सेशन, sir. जिसमें ऐसे कंक्लूड कर दूंगा। थैंक यू सर। आपको, आप जितने लोगों का मटेरियल आ जाएगा उसको मैं थोड़ा सिंक्रोनाइज करके आप सब लोगों को दे दूंगा, उसी मटेरियल को बार बार पढ़ना है। और ऐसे में ना 140 में मान के चल रहा हूँ कि इस बार नंबर आएगा जिस अप्रोच से हम जा रहे हैं उससे। अगर टॉपर 148 जाएगा ना तो 140 में मान के चल रहा हूँ, क्योंकि प्लस माइनस पता उसमें नहीं पता चलता, जिसको 138 देता है जिसको 148 देता है ना, एग्जामिनर को भी पता नहीं रहता कि मैंने इसको क्यों दिया है। तो हम लोगों में से ही जितने लोग मेंस दे रहे हैं उनमें से मैं आपको बता दूंगा कि एक बंदा इतने नंबर लाएगा पक्का, ठीक है, इस अप्रोच से। क्योंकि जब 3 बार से नंबर आ रहा है तो चौथी बार ऐसा कुछ नया तूफानी नहीं होने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाकी अगर कोई डाउट है तो बताओ। तो सर मेरा हिंदी का सॉल्यूशन नहीं किया आपने? क्या आपने निबंध भी नहीं लिखा अभी तक? सर मैंने बताया था ना, घर में प्रॉब्लम थी, आपको बताया था। तो अब तो लिख के दे दो। हाँ, आज से मैं बिल्कुल रेगुलर हूँ। ठीक, अब तो लिख के दो भाई, मेरी आत्मा क्यों रुला रहे हो? एक तो पैसे सर, लिए तुम लोगों से ताकि सीरियस रहो, थोड़ा पढ़ लो, और उसके बाद भी ऐसे करते हो, बताओ नहीं लिख रहे हो। अरे कुछ तो सोचा, अपने पैसे के बारे में सोचो। इस आदमी को इतना पैसा दिया है मैंने, क्या काम कैसे निकालूं मैं इससे, ये सोच के लिखो। सर हिंदी का एक बार मुझे बता दो कि मतलब नोट्स, मतलब शॉर्ट्स नोट्स चाहिए होंगे मुझे, प्रोवाइड करवा दो ना, आपके तो सर इतने सारे 90 दिन लिंक बच रहे हैं अभी, तो 90 दिन है अभी। 90 दिन ना जीएस करो, मेंस का जितना भी मैं करवा रहा हूँ उसको करते जाओ। ऑप्शनल जैसे ही आप सितंबर में खत्म करोगे, ठीक है, उसके बाद ऑप्शनल के लिए आपको सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में ऑप्शनल जितना पढ़ना है पढ़ लेना। जनवरी से प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाना। लेकिन ये 1000 नंबर का और 1250 नंबर का पोर्शन कंप्लीट करो। और एक चीज और ये भी हो सकती है कि इस बार ऑप्शनल हट जाए, क्योंकि पासवान कमेटी के रिकमेंडेशन के लिए पीएम ने उनको यूपीएससी को भेजा है कि आप हमको जवाब दो कि आपने क्या लेने वाले हो 2024 के लिए। तो थोड़ा सा शांति रखो, जीएस को और निबंध को अच्छे से सितंबर तक कंप्लीट करो, तब तक स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर। अगर आप क्लास ले रहे हो तो क्लास लेते जाओ, क्योंकि वो आपका वैल्यू एडिशन ही होते जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि ऑप्शनल हट जाएगा, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, तो हो सकता है एक पेपर हो जाए, तो देख लेना एक बार, ठीक है? बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, चले अब अपन। ठीक है सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू सर। धन्यवाद सर।